नमस्कार, आप सभी को स्वागत है हमारे चैनल पे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सेमेस्टर 3 की इकोनॉमिक्स के बारे में। और जो सेमेस्टर 3 की इकोनॉमिक्स में फर्स्ट यूनिट में देखें तो ओवरव्यू ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स को कवर किया गया है, जिसमें फर्स्ट टॉपिक आता है इंटरडिपेंडेंस ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। देन सेकंड टॉपिक आता है डेवलपमेंट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, स्कूल ऑफ थॉट, क्लासिकल, किनेशियन एंड पोस्ट किनेशियन। देन थर्ड टॉपिक आता है गोल्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी। फोर्थ टॉपिक है आपका बेसिक कंसेप्ट स्टॉक एंड फ्लोज। उसके बाद नेशनल प्रोडक्ट एंड डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एग्रीगेट कंजम्पशन, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ठीक है। एंड देन फिफ्थ टॉपिक आपका आता है जो कि बात करता है ऑल्टरनेटिव मेजर्स ऑफ नेशनल आउटपुट, रियल एंड नॉमिनल जीएनपी। देन सिक्स टॉपिक आपका आता है प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव डिमांड एग्रीगेट, डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। तो बेसिकली ये आपका लिस्ट ऑफ टॉपिक्स है। तो अगर मैं इसमें इंपॉर्टेंट मार्क्स की बात करूं तो फॉर 12.5 आपके सारे टॉपिक रेलेवेंट है, पर अगर मैं कहूं तो ये दोनों टॉपिक्स हैं वो आपके 5 मार्क्स में इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसमें क्या है बाइफिकेशन ऑफ टॉपिक्स हो सकता है, और बाइफिकेशन ऑफ टॉपिक होने की वजह से क्या होगा कि कोई भी टॉपिक आपसे 5.5 में 5 मार्क्स में पूछा जा सकता है। ठीक है। देन उसके बाद दूसरा जो आता है फर्स्ट टॉपिक वो आपका 12.5 में इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है। एंड देन उसके बाद प्रिंसिपल्स ये आपके 5 मार्क्स में इंपॉर्टेंट होंगे अगर बाइफिकेटेड वे में पूछा तो, अदरवाइज 12.5 में। उसके बाद जो ये बड़े टॉपिक्स आपको दिख रहे हैं ये भी आपके 5 मार्क्स में ही इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, टू करते हैं फ्रॉम द फर्स्ट टॉपिक, दैट इज इंटरडिपेंडेंस ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है उसको अगर हम देखें तो उसमें लिखा हुआ है इंटरडिपेंडेंस ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है। तो बेसिकली दो टाइप की इकोनॉमिक्स होती हैं। तो उसमें अगर हम फर्स्ट टॉपिक देखते हैं तो उसमें हमें पता लगता है कि इन दोनों के बीच में इंटरडिपेंडेंस क्या है। तो सबसे पहले जो आता है वो इंट्रोडक्शन पार्ट है। ऑब्वियसली किसी भी टॉपिक को स्टडी तभी करेंगे जब उसका इंट्रोडक्टरी पार्ट हमें पता होगा। ठीक है। तो इकोनॉमिक्स इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, दैट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है। तो अब जो माइक्रो इकोनॉमिक्स होती है वो क्या है, स्टडीज द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स लाइक कस्टमर्स, फर्म्स एंड इंडस्ट्रीज। तो बेसिकली जो इंडिविजुअल बिहेवियर है जो पर्सन टू पर्सन डिफर कर सकता है उसकी स्टडी को बोला जाता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है। पर जो मैक्रो इकोनॉमिक्स होता है वो क्या है, वो इकोनॉमिक को पूरी होल की तरह स्टडी करता है, मतलब सारे फैक्टर्स को इंक्लूड करके इंडिविजुअलिटी पे डिपेंड नहीं करता। डीलिंग विद एग्रीगेट कंसेप्ट लाइक नेशनल इनकम, एम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है। तो बेसिकली जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के कई फैक्टर को एक साथ स्टडी करें तो दैट बिकम्स मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है। देन उसके बाद ऑल्दो ट्रीटेड एज सेपरेट ब्रांचेस इन रियलिटी दे आर इंडिपेंडेंट। तो बेसिकली दे क्या है, ये दोनों ब्रांचेस पढ़ी अलग अलग जाती हैं, उनको माना अलग अलग जाता है, पर ये दोनों क्या है, ये इंटरडिपेंडेंट है, एक दूसरे पे डिपेंड करती हैं। ठीक है। नीदर कैन प्रोवाइड अ कंप्लीट एनालिसिस विदाउट द अदर। तो एक जो इकोनॉमिक की स्टडी है अगर हम माइक्रो इकोनॉमिक्स को पढ़ते हैं तो वो कंप्लीट कंक्लूजन नहीं दे सकते, कंप्लीट एनालिसिस नहीं दे सकते विदाउट मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी, या वाइस वर्सा। तो अगर माइक्रो इकोनॉमिक्स को पढ़ते हैं तो मैक्रो इकोनॉमिक्स को पढ़ना जरूरी है, मैक्रो इकोनॉमिक्स को पढ़ते हैं तो माइक्रो इकोनॉमिक्स को पढ़ना जरूरी है, तभी जाकर के कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी ऑफ द इकोनॉमिक्स हो पाएगा। ठीक है। देन अब आता है हाउ माइक्रो इकोनॉमिक्स डिपेंड ऑन मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो सबसे पहले प्राइस लेवल स्टेबिलिटी को। ठीक है। तो फंक्शनिंग ऑफ मार्केट डिपेंड अपॉन जनरल प्राइस स्टेबिलिटी। इफ इन्फ्लेशन इज हाई द कंज्यूमर डिमांड एंड फर्म डिसीजंस आर डिस्टॉर्टेड। ठीक है। तो बेसिकली अगर महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी तो ऑब्वियसली क्या होगी, जो कंज्यूमर्स की डिमांड है, बिकॉज जब भी हम देखते हैं किसी भी चीज़ की डिमांड होती है तो ऑब्वियसली उसका जो जो प्रोडक्ट होता है या तो उसका प्राइस नॉमिनल होता है या फिर एक रेंज में होता है जिस मार्केट को टारगेट कर रहा है। ठीक है। या फिर क्या होगा, या फिर उस प्रोडक्ट को बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी बिकॉज ऑफ हेल्थ इश्यूज, या वो क्या होगा, नेसेसिटी प्रोडक्ट होगा। अगर मैं शॉर्ट में कहूँ तो जो जनरली होता है वो प्राइस लेवल स्टेबिलिटी होती है। द फंक्शनिंग ऑफ मार्केट जो है जिसको माइक्रो इकोनॉमिक्स कहा जाता है डिपेंड्स ऑन जनरल प्राइस स्टेबिलिटी। तो अगर प्राइस स्टेबल है तभी वो चीज़ें मैनेज हो पाएंगी, अदरवाइज इफ इन्फ्लेशन हो गया, अगर जो है प्राइस बढ़ गया, ठीक है, तो कंज्यूमर डिमांड, जो कंज्यूमर डिमांड कर रहे हैं उस प्रोडक्ट की और जो फर्म डिसीजन कर रही है उस प्रोडक्ट को लेके रिगार्डिंग मैन्युफैक्चरिंग, रिगार्डिंग प्राइस सिलेक्शन, तो वो जो है वो डिस्टॉर्ट हो जाएगा, वो स्टेबल नहीं रहेगा। देन एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस क्या है, इंडिविजुअल फर्म्स हायरिंग डिपेंड ऑन ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट ट्रेंड्स इन द इकोनॉमी। ठीक है। तो बेसिकली जब एम्प्लॉयमेंट होगा ऑब्वियसली तभी लोगों के पास पैसा होगा, और जब पैसा होगा तभी वो इकोनॉमी को मेंटेन रख पाएंगे या फिर प्रोडक्ट का सेल एंड परचेज हो पाएगा। देन उसके बाद गवर्नमेंट पॉलिसी इंपैक्ट। तो बेसिकली थर्ड जो इंपैक्ट है वो क्या है, गवर्नमेंट पॉलिसी का। जैसे अभी जीएसटी नॉर्म्स आए तो जीएसटी नॉर्म्स की वजह से कुछ चीज़ें महंगी हो गई, कुछ चीज़ें सस्ती हो गई। तो जो चीज़ें सस्ती हुई हैं
उन चीज़ों के लिए क्या है, उन चीज़ों के लिए डिमांड बढ़ जाएगी ऑब्वियसली, ठीक है। तो ये क्या है, टैक्सेशन, सब्सिडीज, इंटरेस्ट रेट्स एक्सेट्रा आर मैक्रो पॉलिसीज बट डायरेक्टली अफेक्ट माइक्रो लेवल, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है, ये बड़े लेवल की बात है जहां पर पूरे गुड्स कम्युनिटी को एक साथ देखा जाता है, मतलब मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। पर क्योंकि वो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, रिलेटेड है माइक्रो इकोनॉमिक्स से, तो इसलिए क्या होता है कि जब भी मैक्रो इकोनॉमिक्स में कोई डिसीजन लिया जाता है तो माइक्रो लेवल पे भी इफेक्ट करता है, ठीक है। देन हाउ माइक्रो इकोनॉमिक्स डिपेंड ऑन माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो किस तरह मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स पे डिपेंड करती है। तो सबसे पहले नेशनल इनकम मेजरमेंट, ठीक है। तो जो नेशनल इनकम मेजरमेंट होती है वो ऑब्वियसली उसके इंडिविजुअल्स के थ्रू होती है, ठीक है। तो नेशनल इनकम जो है वो पार्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स है, पर उसकी जो स्टडी है, जो उसकी मेजरमेंट्स है, वो होती है माइक्रो इकोनॉमिक्स के सेट्स के थ्रू, जैसे इंडिविजुअल, ठीक है। नेशनल इनकम इज नथिंग बट द टोटल इनकम ऑफ द इंडिविजुअल्स एंड फर्म्स। जो इंडिविजुअल्स हैं, फर्म्स का मतलब बॉडी कॉर्पोरेट, ठीक है। तो जो भी कॉर्पोरेट बॉडीज हैं और जो इंडिविजुअल्स हैं, मतलब जो अर्न कर रही हैं इन देयर कैपेसिटी, जो पर्सन्स हैं एज वेल एज जो लीगल पर्सन्स हैं, वो माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। पर उनकी स्टडी करके ही मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक एस्पेक्ट जो कि नेशनल इनकम की बात करता है उसको स्टडी किया जाता है, ठीक है। देन एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई, दीज आर डिराइव्ड फ्रॉम डिमांड एंड सप्लाई बिहेवियर ऑफ मिलियंस ऑफ कंज्यूमर्स एंड प्रोड्यूसर्स, ठीक है। तो जो मिलियंस ऑफ कंज्यूमर्स एंड प्रोड्यूसर्स हैं जो कि मार्केट को मैनेज कर रहे हैं बाय मेकिंग डिमांड्स एंड बाय प्रोड्यूसिंग द सप्लायर्स, ठीक है। तो उनको क्या है, वो चीज स्टडी करने के लिए एट पूरे नेशन के लेवल पे कि एग्जैक्टली कितनी नेशन में डिमांड है और कितनी सप्लाई है, उस चीज को स्टडी करने के लिए, उस मैक्रो फैक्टर को स्टडी करने के लिए इन माइक्रो फैक्टर्स को स्टडी करना पड़ता है, ठीक है। देन पॉलिसी इफेक्टिवनेस, तो अगर कोई पॉलिसी बनी, जैसे अभी जीएसटी वाली जो पॉलिसी रिफॉर्म आया, तो वो कितना इफेक्टिव है उसको स्टडी करने के लिए ऑब्वियसली जिस चीज पे जीएसटी लागू किया गया और उस जिस पर्पस से जीएसटी को लागू किया गया उस पर्पस को स्टडी किया जाएगा, और जो वो स्टडी होगी वो माइक्रो इकोनॉमिक्स की होगी, और जो पॉलिसी बनाई गई है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स के तहत बनाई गई है, ठीक है। देन उसके बाद चलते हैं एग्जाम्पल ऑफ इंटरडिपेंडेंस। क्या एग्जाम्पल्स हैं? पहला इन्फ्लेशन, मतलब महंगाई, कंट्रोल्ड एट मैक्रो लेवल। तो जो इन्फ्लेशन है मतलब महंगाई जो है उसको मैक्रो लेवल पे कंट्रोल किया जाता है, बट एक्सपीरियंस बाय इंडिविजुअल इन देयर डेली परचेज, ठीक है। जैसे मिल्क का प्राइस बढ़ जाए, ठीक है, तो बेसिकली क्या है, बढ़ता तो मैक्रो लेवल पे है, मतलब बड़े लेवल पे है, मतलब पूरे नेशन के लेवल पे है, पर जो इंडिविजुअल्स हैं उसको डेली लाइफ में उसको महसूस करते हैं, उससे सफर करते हैं, ठीक है। Then unemployment measured at macro level but it affects household and workers directly, ठीक है। तो ऑब्वियसली अगर अनएम्प्लॉयमेंट होगा तो उसको देखा तो देश के लेवल पे जाएगा कि अभी इस समय इंडिया में कितने लोग अनएम्प्लॉयड हैं, पर जो अनएम्प्लॉयमेंट का लेवल है वो हर इंडिविजुअल को उसके हाउस होल्ड में इफेक्ट कर रहा है, ठीक है, एंड जो वर्कर्स हैं उनको इफेक्ट कर रहा है, ठीक है। देन उसके बाद चलें तो प्रोडक्ट डिसीजंस। तो जो प्रोडक्ट डिसीजंस है, सिंगल फर्म्स decision may seem micro but when combined across the economy it influences GDP growth and employment, ठीक है। तो बेसिकली एक फर्म जो है, एक फर्म, छोटी फर्म अगर कोई डिसीजन ले, ठीक है, तो वो बेशक वो लगता है कि वो माइक्रो लेवल पे है बिकॉज एक फर्म का ही डिसीजन है, पर कहीं ना कहीं वो क्या कर सकती है, उसके डिसीजन में इतनी पावर होती है कि अगर वो कंबाइन हो जाए इकोनॉमी में तो वो क्या है, पूरे जीडीपी को इफेक्ट कर सकती है, ग्रोथ को इफेक्ट कर सकती है, अनएम्प्लॉयमेंट को इफेक्ट कर सकती है। जैसे टाटा कंपनी का अभी डिसीजन कि उसने ले ऑफ की बात करी, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, ये एक छोटे लेवल पे बात हुई है, मतलब एक पर्टिकुलर कंपनी की बात हुई है, पर उसने इफेक्ट ग्लोबली किया है उस चीज को, ठीक है। देन उसके बाद मॉडर्न व्यू अगर देखा जाए तो अर्लियर मैक्रो एंड मैक्रो वर ट्रीटेड एज इंडिपेंडेंट बट मॉडर्न इकोनॉमिस्ट आर्ग्यू दैट, तो पहले इन दोनों को इंडिपेंडेंट माना जाता था कि भाई एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है, पर अब जो मॉडर्न इकोनॉमिस्ट हैं वो इसको आर्ग्यू करते हैं कैसे, मैक्रो प्रिंसिपल्स प्रोवाइड द फाउंडेशन ऑफ मैक्रो थ्योरी, ठीक है। तो माइक्रो प्रिंसिपल्स जो है वो जो छोटी छोटी बातें हैं, जो छोटी छोटी चीज़ों को इफेक्ट करती है, जो छोटे प्रिंसिपल्स बने हैं फॉर द इंडिविजुअल्स, फॉर द फर्म्स, फॉर द कम्युनिटीज, ठीक है, वो क्या है, वो फाउंडेशन है फॉर द मैक्रो थ्योरी। बिकॉज जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो कहीं ना कहीं इफेक्ट किसको करती है, माइक्रो इकोनॉमिक्स को ही। तो जो मैक्रो थ्योरी है, मतलब जो मैक्रो इकोनॉमिक्स की थ्योरी है, वो किस पे डिपेंड करती है, माइक्रो प्रिंसिपल्स पे, जो छोटे लेवल पे, जो इंडिविजुअल लेवल पे प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं उन पे, ठीक है। Then macro theories provide the framework within which micro units operate, ठीक है। तो बेसिकली जो मैक्रो थ्योरीज है, जो बड़े लेवल पे ऑर्गेनाइजेशंस हैं या बड़े लेवल पे जो पॉलिसीज बनाई जा रही हैं, वो बेसिकली फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती हैं जिसमें जो माइक्रो यूनिट्स हैं, जो छोटी यूनिट्स हैं, वो वर्क करती हैं, ठीक है। जैसे मान लो कोई इंप्लॉयमेंट पॉलिसी आती है जिसमें कोई कंपनी अगर किसी इंप्लॉय को हायर कर रही है, उसको उसके लिए इंश्योरेंस कराना पड़ेगा, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, उसने क्या करा, फ्रेमवर्क प्रोवाइड करा, किसको, जो माइक्रो लेवल पे वर्क कर रही है, मतलब फर्म को
फ्रेमवर्क दिया कि आपको किस तरीके से हायरिंग करनी है और हायरिंग के बाद आपको क्या प्रोसेस फॉलो करना है, ठीक है। देन नेक्स्ट चलते हैं, दस द टू आर नॉट सब्सटीट्यूट्स बट कॉम्प्लीमेंट्स, ठीक है। तो एक दूसरे का सब्सटीट्यूट नहीं है, बल्कि एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री नेचर रखते हैं, मतलब एक दूसरे को रिप्लेस नहीं करते, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। देन फाइनली द कंक्लूजन ऑफ दिस टॉपिक, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा फर्स्ट टॉपिक हो गया ओवर। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज डेवलपमेंट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स स्कूल ऑफ थॉट्स, ठीक है। तो स्कूल ऑफ थॉट्स का मतलब क्या है कि जो इकोनॉमिस्ट थे उन्होंने अपनी अपनी थ्योरी बनाई। हर इकोनॉमिक्स पर्टिकुलर एक आइडियोलॉजी को फॉलो करता है, उस आइडियोलॉजी को एक स्कूल का नाम दिया गया और उस स्कूल का वो इकोनॉमिस्ट होने के नाते उस आइडियोलॉजी को फॉलो करता है और आइडियोलॉजी के अकॉर्डिंग उसने कुछ कुछ पॉलिसीज बनाई और जो पॉलिसीज बनाई उससे डेवलपमेंट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स हुआ, ठीक है। तो इस टॉपिक का ये एसेंस है। देन इसमें फिर से वही इंट्रोडक्टरी पार्ट, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स जो थी वो एग्जिस्ट नहीं करती थी, कब तक, अर्ली 20th सेंचुरी तक मैक्रो इकोनॉमिक्स नाम की कोई भी टर्म एग्जिस्ट नहीं करती थी, ठीक है। देन तो कीनेस से पहले, मतलब ही वाज द इकोनॉमिस्ट, ठीक है, इनके पहले मोस्ट इकोनॉमिस्ट फोकस ऑन माइक्रो इकोनॉमिक्स, दैट इज इंडिविजुअल फर्म्स एंड हाउस होल्ड। तो बेसिकली जो मैक्रो इकोनॉमिक्स को स्टडी करने वाले पहले इकोनॉमिस्ट थे वो कौन थे, कीनेस, ठीक है। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने मैक्रो इकोनॉमिक्स का प्रोडक्ट डाला, पर उससे पहले क्या होता था, स्टडी होती थी सिर्फ माइक्रो लेवल पे, दैट इज इंडिविजुअल फर्म्स एंड हाउस होल्ड, ठीक है। देन उसके बाद ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929 एक्सपोज द लिमिटेशन ऑफ ट्रेडिशनल इकोनॉमिक थ्योरीज एंड क्रिएटेड द नीड फॉर अ सेपरेट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स टू स्टडी एग्रीगेट फिनोमिना लाइक मास अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन एंड नेशनल इनकम, ठीक है। तो बेसिकली जो इवेंट ऑफ 1929 हुआ, ठीक है, दैट इज द ग्रेट डिप्रेशन, उसमें पता लगा कि जो हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स की जो स्टडी है वो क्या है, वो लिमिटेड है, वो हर चीज को सॉर्ट आउट नहीं कर पा रही है, बिकॉज कुछ फंडा है लाइक मास अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन एंड नेशनल इनकम, ये फंडा स्टडी ही नहीं किया जा रहा है और जिसकी वजह से जो इम्पैक्ट रियल में हो रहा है ऑन द होल कम्युनिटी, उस इम्पैक्ट को इग्नोर किया जा रहा है और सिर्फ इंडिविजुअल लेवल पे पढ़ाई हो रही है। तो दैट मीन्स जो इंडिविजुअल लेवल आप ग्रो कर भी लो पर नेशनल लेवल ग्रो नहीं होगा उससे, ठीक है। देन उसके बाद दस माइक्रो इकोनॉमिक्स डेवलप्ड थ्रू कंट्रीब्यूशंस ऑफ डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट, मेनली क्लासिकल, किनेशियन एंड पोस्ट किनेशियन, ठीक है। तो तीन स्कूल्स हैं, क्लासिकल, किनेशियन एंड पोस्ट किनेशियन, ठीक है। अब क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट को देखें तो क्लासिकल स्कूल को अगर देखा जाए तो जो 18th सेंचुरी से लेकर के 20th सेंचुरी तक का जो टाइम था, मतलब हमने अभी पढ़ा कि जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो आया इन 20th सेंचुरी एंड देयर आफ्टर, ठीक है। तो उससे पहले जो 18th सेंचुरी से लेकर के 20th सेंचुरी तक का ड्यूरेशन था उसमें क्लासिकल स्कूल चलता था। तो इसका मतलब ये कहीं ना कहीं कहां से लिंक हुआ, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स से लिंक हुआ, ठीक है। देन उसके बाद ये मेजर थिंकर्स के नाम है, मतलब ये इकोनॉमिस्ट्स के नाम है, आप इनको देख लोगे। एंड देन इनका मेन एजम्पशन क्या था, पहला फुल एम्प्लॉयमेंट, जो इकोनॉमी है उसको हमेशा ऑपरेट करना चाहिए किस पे, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे, जहां पर हर इंडिविजुअल एम्प्लॉयड हो, ठीक है। और अगर ऐसा लेवल अचीव नहीं हुआ है तो उसको रिटर्न होना चाहिए। मान लो कभी ऐसा हो जाए कि सपोज दैट एक फर्म थी जहां पे 100 इंडिविजुअल्स हायर्ड थे जो वर्क कर रहे थे, जो कि फुल एम्प्लॉयमेंट रेशियो था। अब वहां पे क्या हुआ, वहां पे 99 हो गए, एक बंदे ने जॉब छोड़ दिया या एक बंदे की डेथ हो गई, ठीक है। तो उसको क्या करना है, उसका एम क्या होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल स्कूल उसका एजम्पशन नहीं होना चाहिए कि उसको तुरंत ही उस फुल एम्प्लॉयमेंट पे जाना है, तो उसको क्या करना है, उसको इंस्टेंटली उस वैकेंसी को फिल आउट कर देना है, ठीक है। देन सेज लॉ ऑफ मार्केट्स, तो इन्होंने क्या कहा, सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, whatever is produced will automatically find buyers, ठीक है। तो इन्होंने लॉ ऑफ मार्केट क्या बताया, इन्होंने लॉ ऑफ मार्केट बताया कि सप्लाई जो है वो खुद ही डिमांड क्रिएट करती है, तो कुछ भी प्रोड्यूस करो वो बायर अपने आप ढूंढ लेगी, ठीक है। ये किसने बताया, ये क्लासिकल स्कूल का थॉट है, मतलब क्लासिकल स्कूल का मेन एजम्पशन है। देन न्यूट्रल मनी का एजम्पशन है इनका, दैट इज money is just a wheel, it only affects prices, not real variables like output और employment, ठीक है। तो मनी जो है वो क्या है, वो सिर्फ प्राइसेस को अफेक्ट करता है, पर जो रियल वेरिएबल्स है जैसे आउटपुट, कितना आउटपुट है और कितना एम्प्लॉयमेंट है, उसको अफेक्ट नहीं करता, ठीक है। देन लेजिस फायर पॉलिसी क्या है, द गवर्नमेंट इंटरवेंशन इज अननेसेसरी, मार्केट्स आर सेल्फ एडजस्टिंग, ठीक है। तो इनका ये मानना था, मतलब क्लासिकल स्कूल का एजम्पशन था कि जो गवर्नमेंट इंटरवेंशन होता है इन द इकोनॉमी, इन द मार्केट्स, दैट इज अननेसेसरी, उसका कोई मतलब नहीं है, और जो मार्केट्स हैं वो खुद ही अपने आप को एडजस्ट करने की कैपेबिलिटी रखती हैं। देन वेज एंड प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी को अगर देखा जाए, इफ अनएम्प्लॉयमेंट arises, wages will fall, making labor cheaper and restoring employment, ठीक है। तो बेसिकली अगर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो ऑब्वियसली जब हम देखते हैं
कि जब अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है तो लोग क्या करते हैं, लोग सस्ते रेट पे भी काम करने को राजी हो जाते हैं। तो वेजेस क्या होते हैं, वो फॉल होंगे, और वेजेस अगर फॉल होंगे तो लेबर क्या हो जाएगा, सस्ता हो जाएगा, चीप हो जाएगा, और जो कि रिस्टोर कर लेगा एम्प्लॉयमेंट को। ऑब्वियसली सस्ते लोग, सस्ता लेबर हर किसी को चाहिए, ठीक है, तो इसलिए क्या होगा, वो एम्प्लॉयमेंट को रिस्टोर कर लेगा, ठीक है। तो मतलब वो अनएम्प्लॉयड नहीं रहेगा, तो जो इनका फर्स्ट फंडा है वो अनएम्प्लॉयमेंट को रिस्टोर करने वाला, वो फंडा एस्टेब्लिश हो सकता है, ठीक है। देन इंप्लीकेशंस अगर देखा जाए तो नो लॉन्ग टर्म अनएम्प्लॉयमेंट इज पॉसिबल, ठीक है। इनका ये कहना है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट लॉन्ग टर्म का होता है वो पॉसिबल नहीं है, बिकॉज अगर कोई लॉन्ग टर्म तक अनएम्प्लॉयड रहेगा तो ऑब्वियसली अपनी वो डिमांड कम कर लेगा, डिमांड ऑफ द वेजेस, और जैसे ही डिमांड ऑफ द वेजेस कम होगी वैसे ही क्या होगा, वो तुरंत ही एम्प्लॉयमेंट का पार्टिसिपेंट बन जाएगा, उसको एम्प्लॉय रख लिया जाएगा, ठीक है। देन गवर्नमेंट शुड नॉट इंटरफेयर, बिजनेस साइकिल्स आर सेल्फ करेक्टिंग, ठीक है। तो इनका ये कहना था कि गवर्नमेंट को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि बिजनेस साइकिल जो होती है वो सेल्फ हीलिंग होती है, सेल्फ करेक्टिंग होती है। देन लिमिटेशंस अगर देखा जाए तो क्या है, could not explain prolonged unemployment during Great Depression, that is 1929 से लेकर 1933 तक, that is early 20th century। तो उससे जो ग्रेट डिप्रेशन आया तो उसमें क्या रीजन था इतनी बड़ी अनएम्प्लॉयमेंट का, इतना ज्यादा लोगों ने सफर किया, तो उसका क्या रीजन था, वो रीजन एक्सप्लेन नहीं कर पाया क्लासिकल स्कूल। देन वेजेस कट ऑफन रिड्यूस परचेसिंग पावर, वर्सनिंग अनएम्प्लॉयमेंट इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग इट, ठीक है। तो वेजेस कट से क्या हुआ, जो परचेसिंग पावर थी वो भी कम हो जाएगी। जैसे मान लो कोई एक पर्सन है जो 1 लाख रुपए की इनकम कर रहा है, तो ऑब्वियसली वो 1 लाख रुपए तक के प्रोडक्ट्स परचेस कर सकता है। पर अगर वेजिंग पावर जो है, वेजेस कट हो गए तो परचेसिंग पावर क्या होगी, ऑब्वियसली कम हो जाएगी। तो परचेसिंग पावर से कम होगा तो क्या होगा, जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो वर्स सिचुएशन में चली जाएगी, बिकॉज वेजेस टूटेंगे तो आप एम्प्लॉयड होकर भी अपनी सब्सिस्टेंस को नहीं रख पा रहे हो, अपने आप को मेंटेन नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। देन आता है आपका किनेशियन स्कूल ऑफ थॉट, दैट इज किनेशियन रेवोल्यूशन केम विद जॉन मेनार्ड केनेस बुक द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। तो ये बुक का नाम है, आप इसको याद रख लो तो बेटर है, पर आपको ये नाम तो याद रखना है, दैट इज जॉन मेनार्ड केनेस, ठीक है। देन उसके बाद फीचर्स अगर देखे जाए कि नेशनल स्कूल के, तो इन्होंने क्या कहा कि ये क्या है लॉ, तो डिमांड एंड नॉट सप्लाई डिटरमाइंस आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। तो इनका ये कहना था जो डिमांड है वो डिटरमाइन करता है आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट को, ना कि सप्लाई। सप्लाई से मतलब नहीं है, डिमांड से मतलब है जो चीज इफेक्ट करेगा क्या, आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट को, ठीक है, इनका ये कहना था। देन आगे चलते हैं, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई का इन्होंने एक फंडा बताया, दैट इज एम्प्लॉयमेंट डिपेंड्स ऑन इफेक्टिव डिमांड, द पॉइंट एडी इज इक्वल टू एएस, ठीक। इन्होंने क्या बोला, जो एम्प्लॉयमेंट है वो सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंडेंट है, इफेक्टिव डिमांड पे। दैट मींस एडी जो है, मतलब एग्रीगेट डिमांड जो है उसको एग्रीगेट सप्लाई के बराबर होना चाहिए, ठीक है। देन नेक्स्ट आता है पॉसिबिलिटी ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, तो इन्होंने क्या कहा, द इकोनॉमी कैन गेट स्टक, मतलब इकोनॉमी स्टक हो सकती है एट लेस देन फुल एम्प्लॉयमेंट विदाउट एनी ऑटोमेटिक रिकवरी। तो जैसे उन्होंने कहा था क्लासिकल स्कूल ने कि जो इकोनॉमी है वो सेल्फ हीलिंग है, सेल्फ रिकवरी करने की कैपेबल है, वैसे इन्होंने कहा कि सेल्फ रिकवरी नहीं हो सकती, कभी कभार इकोनॉमी जो है वो स्टक हो सकती है जहां पर उसके पास एम्प्लॉयमेंट ही ना हो या फिर लेस देन फुल एम्प्लॉयमेंट की कैपेसिटी हो जाए। देन रोल ऑफ मनी एंड इंटरेस्ट, तो इसको देखें अगर, तो मनी इज नॉट न्यूट्रल, इंटरेस्ट रेट, इन्वेस्टमेंट एंड लिक्विडिटी ऑफ प्रेफरेंस अफेक्ट रियल वेरिएबल्स, ठीक है। तो बेसिकली जो मनी है वो न्यूट्रल नहीं है, जैसे उन्होंने बोला था क्लासिकल स्कूल ने कि मनी इज न्यूट्रल, वैसे इन्होंने बोला कि मनी जो है वो न्यूट्रल नहीं है, बल्कि इंटरेस्ट रेट, इन्वेस्टमेंट एंड लिक्विडिटी प्रेफरेंस अफेक्ट द रियल वेरिएबल्स। तो जो वेरिएबल्स होते हैं दैट इज डिमांड एंड सप्लाई एंड द कंज्यूमर्स, ठीक है, उनको अफेक्ट कौन करता है, इंटरेस्ट रेट, कहाँ पे उनको इन्वेस्टमेंट पे उसको इंटरेस्ट रेट अच्छा मिलेगा, क्या इन्वेस्टमेंट उनको करनी चाहिए, एंड लिक्विडिटी प्रेफरेंस, किस जगह पे उनकी प्रेफरेंस है, ये चीजें जो रियल वेरिएबल्स हैं उसको अफेक्ट करती है, ठीक है। देन उसके बाद गवर्नमेंट इंटरवेंशन को देखा जाए तो इन्होंने क्या कहा, फिस्कल पॉलिसी, गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड टैक्सेशन एंड मॉनेटरी पॉलिसी आर नेसेसरी टू स्टेबलाइज द इकोनॉमी, ठीक है। तो इन्होंने बोला, मतलब केनेशियन स्कूल ने बोला कि जो गवर्नमेंट का रोल है वो जरूरी है फॉर मेकिंग द इकोनॉमी स्टेबल, जिसमें आता है क्या, स्पेंडिंग एंड टैक्सेशन, मतलब जब गवर्नमेंट खर्च करती है प्लस गवर्नमेंट जब टैक्स करती है, और मॉनेटरी पॉलिसी जो बनाती है गवर्नमेंट, दैट इज नेसेसरी टू स्टेबलाइज द इकोनॉमी, ठीक है। देन आता है मल्टीप्लायर इफेक्ट। मल्टीप्लायर इफेक्ट क्या है देखते हैं, एन इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट लीड्स टू मल्टीपल इंक्रीज इन इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो मतलब क्या है कि अगर इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट होगा, जब मेरे पास मेरी एक्सपेंसेस को निकाल के मेरे पास जो सरप्लस मनी है मैंने उसको इन्वेस्ट करा और वो इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हुई, तो उस इंक्रीमेंट से क्या होगा, इन्वेस्टमेंट अगर इंक्रीज होगी तो उससे क्या होगा, तो इनकम बढ़ेगी। ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट क्यों करता है, ताकि उससे कुछ इनकम जनरेट हो सके एंड एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा।
ऑब्वियसली जब किसी पर्सन के पास इतनी इनकम हो जाएगी तो वो अपनी हेल्प के लिए एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करेगा, ठीक है। देन इंपैक्ट देखा जाए तो प्रोवाइडेड एक्सप्लेनेशन फॉर ग्रेट डिप्रेशन, तो जो ग्रेट डिप्रेशन हुआ इन 1929 उसका एक्सप्लेनेशन इन्होंने प्रोवाइड किया, ठीक है। लेड द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न मैक्रो इकोनॉमिक्स, तो इन्होंने फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न मैक्रो इकोनॉमिक्स को ले डाउन किया, ठीक है। एंड देन गेव राइज टू वेलफेयर इकोनॉमिक्स एंड एक्टिव गवर्नमेंट पॉलिसीज। तो वेलफेयर इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है, वो मार्केट सिचुएशन जहां पे हर इंडिविजुअल का, हर माइक्रो इकोनॉमिक्स के फैक्टर्स का वेलफेयर हो, प्लस गवर्नमेंट पॉलिसीज जो इफेक्ट करती हैं, जो रेगुलेट करती हैं इकोनॉमिक्स को, उनका रोल बताया, ठीक है। देन पोस्ट कीनेशियन एंड फाइनल स्कूल ऑफ थॉट है दैट इज पोस्ट कीनेशियन, दैट इज मॉडर्न डेवलपमेंट्स, ठीक है। तो इसमें आफ्टर कीनेस इकोनॉमिस्ट एक्सपेंडेड एंड मॉडिफाइड हिज आइडियाज गिविंग बर्थ टू पोस्ट कीनेशियन स्कूल। एंड इसमें क्या क्या आता था, पहला नियो क्लासिकल सिंथेसिस, ठीक है। तो नियो क्लासिकल सिंथेसिस को अगर देखें तो कंबाइंड कीनेशियन शॉर्ट रन एनालिसिस विद क्लासिकल लॉन्ग रन थ्योरी, ठीक है। तो जो कीनेशियन का शॉर्ट रन एनालिसिस था, देखो स्टडी दो टाइप से होती है, एक शॉर्ट रन जो फिक्स पीरियड ऑफ टाइम पे, मतलब लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम पे देखा जाता है, और एक लॉन्ग रन जहां पे टाइम पीरियड का स्पैन ज्यादा बड़ा होता है। तो इन्होंने क्या करा, कीनेशियन थॉट में से शॉर्ट रन एनालिसिस किया और क्लासिकल स्कूल से लॉन्ग रन थ्योरी को यूज किया, तो उसको क्या करा उन्होंने मिक्स किया, ठीक है। देन इकोनॉमी इज अनस्टेबल इन शॉर्ट रन बट स्टेबल इन लॉन्ग रन, ठीक है। तो इसमें क्या है कि अगर इकोनॉमी जो है वो शॉर्ट रन में अनस्टेबल है और उसमें पॉलिसी आ जाए तो क्या हो जाएगी, स्टेबल हो जाएगी इन द लॉन्ग रन, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका मॉनिटरिज्म, ठीक है। इसमें क्या है, क्रिटिसाइज कीनेशियन पॉलिसी एक्टिविज्म, मतलब जो कीनेशियन पॉलिसी थी उसको क्रिटिसाइज करा। बिलीव इनका क्या था, इन्फ्लेशन इज ऑलवेज एंड एवरीवेयर अ मॉनेटरी फिनोमिना, ठीक है। तो इनका ये कहना था कि जो इन्फ्लेशन है वो हर जगह पे और हर कहीं पे वो क्या है, वो मॉनेटरी फिनोमिना है, ठीक है। देन एडवोकेटेड कंट्रोल ऑफ मनी सप्लाई रेदर देन फिजिकल स्पेंडिंग। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने इस चीज को एडवोकेट किया, इन्होंने इस चीज को डिफेंड किया कि जो मनी सप्लाई है वो होनी चाहिए, बल्कि फिजिकल स्पेंडिंग नहीं होनी चाहिए। फिजिकल स्पेंडिंग मतलब जो गवर्नमेंट स्पेंड करती है, ठीक है। देन एम्फसाइज लॉन्ग टर्म न्यूट्रलिटी ऑफ मनी। तो इन्होंने क्या बोला कि जो मनी है न्यूट्रल है बट इन द लॉन्ग रन, नॉट इन शॉर्ट रन, ठीक है। देन उसके बाद न्यू क्लासिकल स्कूल आता है, दैट इज द लास्ट स्कूल, ठीक है। ये इसी का पार्ट है, दैट इज न्यू क्लासिकल, ठीक है। देन इंट्रोड्यूस्ड रैशनल एक्सपेक्टेशंस हाइपोथेसिस, दैट इज पीपल यूज ऑल अवेलेबल इंफॉर्मेशन टू फॉर्म एक्सपेक्टेशन, ठीक है। तो जो लोग हैं वो क्या करते हैं, जनरली जितनी इंफॉर्मेशन उनके पास अवेलेबल होती है उसको यूज करते हैं ताकि वो नई एक्सपेक्टेशंस को बना सके, ठीक है। तो बिलीव क्या है, पॉलिसी इज इनफेक्टिव बिकॉज पीपल एंटिसिपेट गवर्नमेंट्स एक्शन। तो पॉलिसीज जो होती हैं वो कभी कभार इनफेक्टिव हो जाती हैं बिकॉज लोग क्या करते हैं, वो एंटिसिपेट कर लेते हैं, उन्हें अंदाजा लग जाता है, पूर्वाभास होने लगता है कि गवर्नमेंट क्या एक्शन लेने वाली है। अब चाहे गवर्नमेंट वो एक्शन लेने वाली हो या ना हो, पर लोग उसी हिसाब से उसको जज करने लगते हैं, जिसकी वजह से जो पॉलिसी है वो क्या हो जाती है, इनफेक्टिव हो जाती है। देन उसके बाद सपोर्टेड मार्केट एफिशिएंसी। तो इन्होंने बोला कि जो मार्केट है वो एफिशिएंट है, इनफ एफिशिएंट है, तो उसको किसी भी चीज की रिक्वायरमेंट नहीं है, लाइक पॉलिसी रिफॉर्म्स, ठीक है। देन उसके बाद न्यू कीनेशियन इकोनॉमिक्स को देखा जाए तो क्या है, रिस्पॉन्स टू न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या है, न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स को रिस्पॉन्स में बनी एंड एक्सेप्टेड रैशनल एक्सपेक्टेशंस बट आर्ग्यूड मार्केट्स आर नॉट परफेक्टली फ्लेक्सिबल, ठीक है। तो जो रैशनल एक्सपेक्टेशंस है उनको एक्सपेक्ट करा, मतलब जो बेस्ड ऑन सम रीजन है, जो रीजनेबल एक्सपेक्टेशंस हैं उनको एक्सेप्ट करा और ये आर्ग्यू करा कि जो मार्केट्स हैं वो परफेक्टली फ्लेक्सिबल नहीं है, ठीक है। देन वेज एंड प्राइस रिजिडिटीज कॉज अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो जब वेज और प्राइस की रिजिडिटी हो जाएगी तो ऐसी सिचुएशन आ जाएगी कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी। जैसे किसी भी इंटरव्यू में क्या होता है, सैलरी का नेगोशिएशन होता है, तो जब बहुत ज्यादा रिजिडिटी आ जाती है फ्रॉम द एंड ऑफ द एम्प्लॉयर और फ्रॉम द एंड ऑफ द एम्प्लॉय, तो क्या होता है, वहां पर उस एम्प्लॉय का सिलेक्शन होना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है और इसकी एम्प्लॉयमेंट पे एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है, ठीक है। देन सपोर्टेड गवर्नमेंट इंटरवेंशन टू स्टेबलाइज डिमांड। तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि जो गवर्नमेंट का इंटरवेंशन है जो कि डिमांड को स्टेबलाइज करता है वो अच्छा है, ठीक है। देन पोस्ट कीनेशियन हेटेरोडॉक्स थ्योरीज अगर देखी जाए तो वो क्या है, फोकस ऑन इनकम डिस्ट्रीब्यूशन इनइक्वालिटी एंड लॉन्ग रन ग्रोथ, ठीक है। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने फोकस करा किस चीज पर, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन पे, मतलब जो इनकम आ रहा है, जो पैसा आ रहा है उसको डिवाइड करो, डिस्ट्रीब्यूट करो, इनइक्वालिटी को रिमूव करो एंड लॉन्ग रन ग्रोथ पे ध्यान दो, ठीक है। देन
क्रिटिसाइज मेन स्ट्रीम मॉडल्स फॉर इग्नोरिंग रियल वर्ल्ड कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, तो जो मेन स्ट्रीम मॉडल थे उनको क्रिटिसाइज करा कि उन्होंने रियल वर्ल्ड की कॉम्प्लेक्सिटी को इग्नोर करा। ठीक है, देन फाइनली द समरी टेबल दैट इज जिसमें क्लासिकल, कीनेशियन एंड पोस्ट कीनेशियन तीनों स्कूल्स ऑफ थॉट आते हैं। तो इसमें सबसे पहले एम्प्लॉयमेंट को देखा जाए तो क्लासिकल स्कूल ने माना कि दैट इज ऑलवेज फुल, मतलब मैक्सिमम कैपेसिटी में है। देन कैन बी अंडर एम्प्लॉयड। ठीक है, तो ये हो सकता है। कीनेशियन स्कूल ने माना कि कई सिचुएशंस ऐसी आ सकती हैं जब मार्केट स्टक हो जाए और सिचुएशन ऐसी हो जाए कि वहां पे अंडर एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन आ जाए। और पोस्ट कीनेशियन ने माना परसिस्टेंट अनएम्प्लॉयमेंट पॉसिबल। तो ऐसा भी हो सकता है कभी कभार कि जब अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करना ही मुश्किल हो जाए। ठीक है, देन इन्होंने जो लॉ बनाया वो वैलिड है, ये रिजेक्ट हो गया कीनेशियन का एंड मॉडिफाइड ऑब्लिक इग्नोर्ड हो गया पोस्ट कीनेशियन का। ठीक है, देन रोल ऑफ मनी को देखा जाए तो क्लासिकल स्कूल ने न्यूट्रल बोला, कीनेशियन ने इंपॉर्टेंट बोला एंड पोस्ट कीनेशियन ने सेंट्रल इन मॉनिटरिज्म। ठीक है, देन गवर्नमेंट रोल अगर देखा जाए तो जो क्लासिकल स्कूल था उसने कहा कोई रोल नहीं है, मिनिमम रोल है। ठीक है, तो जो कीनेशियन स्कूल था उन्होंने एक्टिव इंटरवेंशन को सपोर्ट किया एंड जो पोस्ट कीनेशियन था उन्होंने मिक्स्ड व्यूज को सपोर्ट किया। देन उसके बाद फीचर्स देखा जाए तो फोकस इनका किस पे था, जो क्लासिकल स्कूल का था उसका फोकस लॉन्ग रन पे था, जो कीनेशियन स्कूल का था उसका शॉर्ट रन पे था, और जो पोस्ट कीनेशियन था उन्होंने याद करो तो आपको याद आएगा कि कीनेशियन से उन्होंने शॉर्ट रन का एनालिसिस किया और जो क्लासिकल था उससे लॉन्ग रन का एनालिसिस लिया। ठीक है, देन उसके बाद आगे चलते हैं तो दैट इज द कंक्लूजन ऑफ द टॉपिक। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा सेकंड टॉपिक भी ओवर हो जाता है। देन उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं दैट इज गोल्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी। तो क्या गोल्स हैं? सबसे पहले जो मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी है वो क्या करती है, वो गवर्नमेंट टूल को रेफर करती है, स्ट्रेटजीज को रेफर करती है। ठीक है, और स्ट्रेटजीज में क्या क्या आता है, पहले फिजिकल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, ट्रेड पॉलिसी एटसेट्रा, मतलब वो सारी पॉलिसीज जो मार्केट को रेगुलेट करती हैं, जो इकोनॉमी को रेगुलेट करती हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या करती हैं, रेगुलेट एंड स्टेबलाइज ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द इकोनॉमी। ठीक है, तो जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है, मतलब जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है उसको पूरा रेगुलेट करती हैं दीज पॉलिसीज। ठीक है, द अल्टीमेट एम इज टू अचीव सस्टेनेबल ग्रोथ, स्टेबिलिटी एंड वेलफेयर फॉर द पॉपुलेशन। ठीक है, तो ऑब्वियसली जो गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं, जो फिजिकल पॉलिसीज हैं, जो ट्रेड पॉलिसीज हैं, उसका जो अल्टीमेट रोल है वो क्या है, वो यही है कि वो क्या हो, ग्रोथ हो, स्टेबल रहे मामला और वेलफेयर हो सके इन द इकोनॉमी। ठीक है, देन इकोनॉमिस्ट जनरली एग्री ऑन सर्टेन core goals of macroeconomic policy though their importance may differ across countries and time periods। ठीक है, तो बेसिकली हर इकोनॉमिस्ट का, जैसे हम लीगल रिसर्च करते हैं ऑब्वियसली, तो लीगल रिसर्च में क्या होता है कि आपको एक पर्टिकुलर एम बनाना पड़ता है, पर्टिकुलर एरिया को फिक्स करना पड़ता है। सिमिलरली जो इकोनॉमिस्ट होते हैं वो कुछ सर्टेन कोर गोल्स पे ही स्टडी करते हैं और उन पे ही एग्री करते हैं एंड इनका जो इंपॉर्टेंस है वो किसी किसी एरिया में अच्छा माना जाता है और किसी किसी एरिया में नहीं माना जाता। ठीक है, देन मेन गोल्स देखा जाए तो क्या है, पहला इकोनॉमिक ग्रोथ। ऑब्वियसली जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो मेजर लेवल की इकोनॉमिक्स है, जहां पर जो माइक्रो इकोनॉमिक्स वाले प्रिंसिपल सबको पढ़ा जाता है। तो ऑब्वियसली उसका एम क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ है, मतलब a sustained increase in country's output of goods and services। ठीक है, तो जो कंट्री का आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है उसमें इंक्रीमेंट होना चाहिए, उसमें इंक्रीज होना चाहिए। ठीक है, देन इंपॉर्टेंट क्यों है, प्रोवाइड हायर इनकम एंड बेटर लिविंग स्टैंडर्ड्स। तो ऑब्वियसली जब स्टेबलाइज्ड वे में होगा, इंक्रीज प्रोडक्शन होगा तो इनकम अच्छी होगी एंड लिविंग स्टैंडर्ड्स इंप्रूव होंगे। ठीक है, देन क्रिएट्स मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। ऑब्वियसली जब फर्म्स जो है अच्छा प्रोड्यूस करेंगी तो उससे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी। अलाउ इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन एंड हेल्थ। ऑब्वियसली जब पैसा होगा तो इन्वेस्टमेंट होगा, इन्वेस्टमेंट होगा किस पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, एजुकेशन पे और हेल्थ पे। ठीक है, देन उसके बाद पॉलिसी का रोल क्या है, तो फिजिकल पॉलिसी क्या है, पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन रोड्स, पावर एंड एजुकेशन। ठीक है, तो जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट हो रही है इसमें रोड्स, पावर और एजुकेशन में अच्छी है। एंड मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, इंश्योरिंग अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट फॉर इंडस्ट्रीज। तो जो लोन मिलते हैं इंडस्ट्रीज को फॉर देयर एक्सपेंशन तो वो भी अच्छे हैं। देन उसके बाद सेकेंड गोल पे अगर आ जाओ तो आता है आपका फुल एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है, जहां पर सिचुएशन ऐसी हो कि हर एम्प्लॉयमेंट कैटेगरी का पर्सन एम्प्लॉयड हो। ठीक है, तो एवरी पर्सन विलिंग एंड एबल टू वर्क at prevailing wage rates should find employment, not absolute zero unemployment but absence of involuntarily unemployment। ठीक है, तो इनका ये कहना है कि जो इंडिविजुअल्स विलिंग है, जो इंडिविजुअल्स एज में है, जो इंडिविजुअल्स की डिमांड नॉर्मल है रिलेटेड टू वेजेस। ठीक है, मतलब जो मार्केट रेट चल रहा है ऑफ द वेजेस, उस वेजेस पे वर्क करना चाहते हैं। ठीक है, विदाउट अननेसेसरी डिमांड्स, तो उनके पास उनका एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए। ठीक है, पर इनका कहना ये नहीं है कि जीरो अनएम्प्लॉयमेंट हो, पर इनका कहना ये है कि अगर कोई पर्सन विलिंग है तो उसको एम्प्लॉयमेंट मिलना चाहिए। ठीक है, देन
इंपॉर्टेंट क्यों है ये? रिड्यूसेस पॉवर्टी, ऑब्वियसली जब अगर हर कोई पर्सन इंडिविजुअल अर्न कर रहा होगा तो पॉवर्टी तो नहीं होगी, गरीबी नहीं होगी, एंड इनइक्वालिटी, और जो सामाजिक इनइक्वालिटी है वो भी नहीं होगी। इंश्योर्स बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, ऑब्वियसली जब पैसा आ रहा होगा तो जो यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज है वो भी बेटर हो जाएगा। एंड देन पॉलिसी रोल अगर देखा जाए तो जॉब क्रिएटिंग प्रोग्राम्स, तो ये बनाए जा सकते हैं जो कि प्रोग्राम्स क्या करें, जॉब को क्रिएट करें, स्किल को ट्रेन करें। रूरल एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स लाइक MGNREGA, ठीक है, तो इसकी फुल फॉर्म मैंने बताई थी, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एक्ट, ठीक है। तो बेसिकली ये है। तो ये आगे चलते हैं, इसमें केनेशन का व्यू अगर देखा जाए तो अनएम्प्लॉयमेंट अकर्स ड्यू टू लैक ऑफ डिमांड, हेंस पॉलिसीज मस्ट बूस्ट एग्रीगेट डिमांड। तो हमने ये पढ़ा था कि जो एडी होना चाहिए वो एग्रीगेट सप्लाई के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो जब लैक ऑफ एग्रीगेट डिमांड होगा तभी जो है अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। तो क्या होगा, जो पॉलिसीज का एम होना चाहिए वो क्या होना चाहिए कि एग्रीगेट डिमांड को क्या करें, बराबर लेके आ जाए एग्रीगेट सप्लाई तक, ठीक है। देन उसके बाद प्राइस स्टेबिलिटी को देखा जाए तो कंट्रोल ऑफ इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन, ठीक है। तो ऑब्वियसली महंगाई और सस्ता के बीच का एक स्टेज होनी चाहिए, ठीक है। तो अवॉइडिंग एक्सेसिव फ्लक्चुएशंस इन जनरल प्राइस लेवल, तो जनरल जो प्राइस लेवल है उसमें बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। देन उसके बाद क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इन्फ्लेशन जो है इरोड करता है परचेजिंग पावर एंड डिस्करेज सेविंग्स, ठीक है। तो इन्फ्लेशन क्या करता है, जो परचेसिंग पावर है, जो एक पर्सन की, जो एक इंडिविजुअल की परचेस करने की पावर है उसको खत्म करता है, कम करता है, और सेविंग्स को डिस्करेज करता है, क्योंकि सेविंग्स का कोई पॉइंट नहीं दिखता, ठीक है। देन डिफ्लेशन डिस्करेज इन्वेस्टमेंट एंड इंक्रीज अनएम्प्लॉयमेंट। तो अगर डिफ्लेशन होगा तो उससे क्या होगा, जो इन्वेस्टमेंट है वो कम हो जाएगा और जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। देन पॉलिसी रोल अगर देखा जाए तो मॉनेटरी पॉलिसी का इसमें रोल है एडजस्टिंग इंटरेस्ट रेट एंड मनी सप्लाई, ये इसका रोल है, दैट इज द मॉनेटरी पॉलिसी का रोल। एंड फिजिकल पॉलिसी का रोल अगर देखा जाए रेगुलेटिंग गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड टैक्सेस, ठीक है। तो ये क्या है, ये पॉलिसी के रोल है फॉर प्राइस स्टेबिलिटी, ठीक है। देन आगे चलते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट स्टेबिलिटी को अगर देखें तो मीनिंग आता है इंश्योरिंग अ हेल्दी बैलेंस बिटवीन कंट्रीज इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट अवॉइडिंग एक्सेसिव डेफिसिट्स, ठीक है। तो इनका ये कहना है कि जो कंट्री का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट है वो बैलेंस में होना चाहिए, ठीक है, और जो डेफिसिट मतलब माइनस लेवल पे ना जाए मामला, ऐसा कभी सिचुएशन ना आए, ठीक है। तो वो क्यों इंपॉर्टेंट है ये, लार्ज डेफिसिट कैन लीड टू डेट क्राइसिस एंड करेंसी डेप्रिसिएशन। बहुत ज्यादा डेफिसिट हो जाएगा तो उस केस में क्या होगा, जो कंट्री है वो कर्जे में चली जाएगी, ठीक है, एंड करेंसी जो कंट्री की होगी वो टूटेगी, वो कम हो जाएगी, ठीक है। देन अ स्टेबल एक्सटर्नल पोजीशन अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो इनका कहना था कि जो स्टेबल एक्सटर्नल पोजीशन है वो इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट को बैलेंस करेंगे तो क्या होगा, वो अट्रैक्ट करती है फॉरेन इन्वेस्टमेंट को। ऑब्वियसली अगर किसी के पास रिसोर्सेज होंगे तो फॉरेनर्स भी उसमें इन्वेस्ट करना चाहेंगे। तो पॉलिसी का रोल अगर देखा जाए तो क्या है, तो ट्रेड पॉलिसीज टू इनकरेज एक्सपोर्ट, तो ऐसी पॉलिसीज बनानी चाहिए ट्रेड वाली जो कि इनकरेज करे एक्सपोर्ट्स को और इंपोर्ट्स को, ठीक है। एंड फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट, तो जो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट सिस्टम है उसको बेटर करना चाहिए, ठीक है। देन आगे चलते हैं, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, जब जो इनकम और वेल्थ जो है, मतलब जो पैसा आ रहा है और जो उसके पास स्टोर्ड है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होना चाहिए, इक्विटेबल होना चाहिए, मीनिंग रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी सो दैट इकोनॉमिक ग्रोथ बेनिफिट्स ऑल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। तो जो इनइक्वालिटीज है इन द सोसाइटी बेस्ड ऑन द इकोनॉमी, उसको कम करो ताकि जो इकोनॉमिक ग्रोथ हो उससे हर सेक्शन, हर इंडिविजुअल, हर एक फर्म का फायदा हो इन द सोसाइटी। देन व्हाई इंपॉर्टेंट, बिकॉज प्रिवेंट्स सोशल अनरेस्ट। तो ऑब्वियसली अगर इनइक्वालिटी नहीं होगी तो सोशल अनरेस्ट भी नहीं होगा और किसी को यह भी नहीं लगेगा कि किसी और का फायदा हो रहा है उनके नुकसान में, ठीक है। देन आता है प्रमोट्स इंक्लूसिव ग्रोथ एंड पॉवर्टी रिडक्शन, ठीक है। तो ये प्रमोट करती है क्या, पूरी ग्रोथ को, प्रॉपर ग्रोथ को, बिकॉज हर किसी की ग्रोथ होगी और जो पॉवर्टी है, जो गरीबी है, वो ऑब्वियसली कम होगी, ठीक है। देन पॉलिसी का अगर रोल देखा जाए तो प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, ठीक है, हायर टैक्स ऑन रिच। तो जो पॉलिसी का रोल है वो क्या है, वो क्या कहता है कि जो टैक्सेशन होना चाहिए वो प्रोग्रेसिव होना चाहिए। प्रोग्रेसिव का मतलब क्या है, जो टैक्स इंपोजिशन ऑन रिच पर्सन है वो ज्यादा हो एज कंपेयर टू टैक्स इंपोजिशन ऑन पुअर पर्सन, ठीक है। देन उसके बाद सोशल वेलफेयर स्कीम्स फॉर पुअर हाउस होल्ड। तो जिनका पुअर हाउस होल्ड है, मतलब जिनका घर, जो उनका लिविंग स्टाइल पुअर है, गरीब है, उनके लिए सोशल वेलफेयर स्कीम्स होनी चाहिए, ठीक है। देन सब्सिडीज इन हेल्थ, एजुकेशन एंड फूड सिक्योरिटी। तो जो भी जिसको रिक्वायरमेंट है डिपेंडिंग ऑन द क्लास, डिपेंडिंग ऑन द कम्युनिटी, ठीक है, तो उन कम्युनिटी को, उन क्लास को उनकी सब्सिडीज उनको देनी चाहिए, हेल्थ, एजुकेशन एंड फूड सिक्योरिटी में उनको सब्सिडी मिलनी चाहिए, ठीक है। देन इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को अगर देखा जाए तो क्या है, अवॉइड लार्ज फ्लक्चुएशंस इन बिजनेस साइकिल्स। तो जो
बूम्स एंड रिसेशंस आते हैं उनको अवॉइड करें, ठीक है। क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज फ्रीक्वेंट अप्स एंड डाउन्स क्रिएट अनसर्टेनिटी फॉर बिजनेस एंड हाउस होल्ड। तो अगर फ्रीक्वेंट अप एंड डाउन होगा तो ऑब्वियसली जो बिजनेस और हाउस होल्ड है उसमें अनसर्टेनिटी आएगी, लोगों को नहीं समझ में आएगा, ठीक है। देन स्टेबिलिटी इंकरेजेस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एंड प्लानिंग। तो जो स्टेबिलिटी है, अगर स्टेबिलिटी हो जाए, फ्लक्चुएशंस ना हो, तो क्या होगा? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को समझ में आएगा, लोग किस तरीके से इन्वेस्ट करना है उनका प्लान क्लियर होगा, प्लस उनकी प्लानिंग, उनको किस तरीके से एक्सपेंसेस मेंटेन करने हैं वो भी क्लियर होगा, ठीक है। देन पॉलिसी रोल अगर देखा जाए तो काउंटर साइक्लिकल फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसीज, ठीक है। तो बेसिकली ये पॉलिसी पे इनको रोल करना चाहिए, ठीक है। एंड देन गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? स्पेंड ड्यूरिंग रिसेशन, ऑस्टेरिटी ड्यूरिंग ब्लूम, ठीक है। तो जब रिसेशन का टाइम हो तो उसको खर्चा करना चाहिए गवर्नमेंट को, और जब बूम का टाइम हो तो उस केस में खर्चे से बचना चाहिए, ठीक है। देन उसके बाद आ जाओ सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। तो ऑब्वियसली जो डेवलपमेंट होना चाहिए वो सस्टेनेबल होना चाहिए, मीनिंग इंश्योरिंग ग्रोथ विदाउट एग्जॉस्टिंग न्यू नेचुरल रिसोर्सेज और हार्मिंग द एनवायरमेंट, ठीक है। तो ग्रोथ इस तरीके से होना चाहिए कि नेचुरल रिसोर्सेज एग्जॉस्ट ना हो और जो इन्वायरमेंट है उस पर हार्म ना हो, ठीक है। देन क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज इकोनॉमिक प्रोग्रेस शुड नॉट कम एट द कॉस्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो इकोनॉमिक प्रोग्रेस आना तो चाहिए पर इस कॉस्ट पे नहीं कि जो क्लाइमेट है वो बदल जाए, जो इन्वायरमेंट है वो टूट जाए। पॉल्यूशन एंड रिसोर्स डिप्लीशन। तो अगर रिसोर्स डिप्लीट होंगे, पॉल्यूशन होगा, तो उस कॉस्ट पे इकोनॉमिक प्रोग्रेस नहीं होना चाहिए, ठीक है। देन पॉलिसी रोल अगर देखा जाए तो प्रमोटिंग रिन्यूएबल एनर्जी। तो जो रिन्यूएबल एनर्जी है जैसे सोलर पैनल्स फॉर इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन, ठीक है, वो उस पर फोकस होना चाहिए। एंड इन्फोर्सिंग इन्वायरमेंट रेगुलेशन। तो जो इन्वायरमेंट रेगुलेशंस है उसको इन्फोर्स करना चाहिए इन द पॉलिसीज। उसके बाद आगे चलते हैं। कॉन्फ्लिक्ट्स क्या है? पहला, समटाइम्स गोल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड कॉन्फ्लिक्ट विद ईच अदर, ठीक है। तो जो मैक्रो इकोनॉमिक्स के गोल्स हैं वो आपस में कभी कभार कंफ्लिक्ट कर जाते हैं। जैसे प्राइस स्टेबिलिटी वर्सेस एम्प्लॉयमेंट को अगर देखा जाए तो पॉलिसीज टू रिड्यूस इन्फ्लेशन, हायर इंटरेस्ट रेट्स में रिड्यूस जॉब्स, ठीक है। तो ऑब्वियसली जब भी पॉलिसी इस तरीके की बनाई जाएगी कि इन्फ्लेशन रिड्यूस होगा तो उससे क्या होगा? जो इंटरेस्ट रेट होगा वो बढ़ जाएगा, और इंटरेस्ट रेट बढ़ने से क्या होगा? जॉब्स जो है वो कम हो जाएंगी, बिकॉज इंटरेस्ट रेट बढ़ चुका है, तो ऑब्वियसली जो लोन रिपेमेंट है वो महंगा हो चुका है, ठीक है। देन ग्रोथ वर्सेस इक्विटी को अगर देखा जाए तो रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन में इंक्रीज इनइक्वालिटी। तो अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत रैपिडली हो रहा है तो उस केस में क्या होगा? जो इनइक्वालिटी है वो बढ़ सकती है, ठीक है। देन ग्रोथ वर्सेस सस्टेनेबिलिटी को देखा जाए तो हाई जीडीपी में हार्म द इन्वायरमेंट। तो ऑब्वियसली अगर जीडीपी को बहुत ज्यादा हाई करने पर ध्यान दिया जाएगा तो कहीं ना कहीं उसकी कॉस्ट किसको पे करनी पड़ेगी? इन्वायरमेंट को या फिर क्लाइमेट चेंज को, ठीक है। देन उसके बाद पॉलिसी मेकर्स जो हैं उनको बैलेंस करना चाहिए इन गोल्स को ध्यान से, ताकि कोई भी गोल बहुत ज्यादा सफर ना करे, ठीक है। देन द कंक्लूजन ऑफ दिस टॉपिक, इसी के साथ हमारा ये टॉपिक ओवर हो जाता है। चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो अगर बेसिक कंसेप्ट को देखा जाए ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स तो इसमें पहला टॉपिक आता है स्टॉक्स एंड फ्लोज, ठीक है। तो स्टॉक्स का मतलब बेसिकली वही है कि आपके पास कितना स्टॉक है, ठीक है। तो स्टॉक इज अ क्वांटिटी मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। तो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे कितना स्टॉक स्टोर्ड है उसको ही कहा जाता है स्टॉक, ठीक है। तो अगर स्टॉक का नेचर देखा जाए तो ये क्या है? स्टैटिक है, लाइक अ स्नैपशॉट, ठीक है। और एग्जांपल क्या है? वेल्थ ऑफ अ पर्सन ऑन 31 मार्च, ये क्या है? स्टॉक है, मतलब 31 मार्च को वो पर्सन कितना वेल्दी है। देन कैपिटल स्टॉक इन अ फैक्ट्री टुडे, तो आज फैक्ट्री में कितना स्टॉक है कैपिटल्स का उसको मेजर करना। एंड मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी ऑन अ गिवन डेट, ठीक है। तो बेसिकली पर्टिकुलर डेट पे क्या क्वांटिटीज हैं उसको मेजर करना, उसको बोलते हैं स्टॉक, ठीक है। देन उसके बाद आते हैं नेक्स्ट टर्म पे, दैट इज फ्लो। फ्लो का मतलब क्या है? इट इज अ क्वांटिटी मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, पर डे, पर मंथ, पर ईयर, ठीक है। तो बेसिकली जैसे हम एवरेज की बात करते हैं, ठीक है, तो पर किलोमीटर पे कितनी गाड़ी चलती है, तो पर डे पे क्या स्टॉक था, क्या क्वांटिटी थी, पर मंथ में कितनी क्वांटिटी थी और पर ईयर में कितनी क्वांटिटी थी, उसको बोलते हैं फ्लो, ठीक है। तो नेचर क्या है इसका? ऑब्वियसली डायनेमिक है, लाइक अ वीडियो, ठीक है। तो ये डायनेमिक नेचर में है। देन उसके बाद आगे चलते हैं। एग्जाम्पल्स अगर देखे जाए तो इनकम अर्नड पर मंथ, दैट इज एग्जाम्पल ऑफ फ्लो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है एक्सपोर्ट्स ऑफ अ कंट्री इन 1 ईयर एंड इन्वेस्टमेंट मेड इन फैक्ट्री इन अ ईयर, ठीक है। तो बेसिकली क्या है? ये एग्जाम्पल्स ऑफ द फ्लो है। देन उसके बाद बात करते हैं थर्ड टर्म की, तो दैट इज रिलेशनशिप। तो रिलेशनशिप का मतलब क्या है? फ्लोज ऐड और सब्सट्रैक्ट फ्रॉम स्टॉक, ठीक है। तो जो स्टॉक है उसमें ऐड और सब्सट्रैक्ट अगर होता है तो उसको बोला जाता है फ्लो, ठीक है। तो सेविंग्स फ्लो ऐड टू द वेल्थ। तो अगर सेविंग्स होगी तो ऑब्वियसली इंसान की वेल्थ में एड ऑन हो जाएगा,
ठीक है। तो फ्लो मतलब सेविंग्स क्या है, पर्टिकुलर मंथ में कितनी सेविंग्स हुई है ना, एक दिन में कितनी सेविंग्स हुई, तो ये क्या है, ये फ्लो है। अगर इसको स्टॉक में ऐड कर दिया जाए, ठीक है, तो क्या बन जाता है, रिलेशनशिप। ठीक है, डेप्रिसिएशन हुआ है, रिड्यूसेस कैपिटल स्टॉक। ठीक है, तो अगर डेप्रिसिएट हुई है कोई वैल्यू, तो ऑब्वियसली जो कैपिटल है, जो स्टॉक है, दैट इज द कैपिटल, उसकी क्या है, वैल्यू रिड्यूस हुई है। ठीक है, देन उसके बाद नेशनल प्रोडक्ट एंड डोमेस्टिक प्रोडक्ट को डिस्कस करते हैं। तो ऑब्वियसली डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है, वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री इन अ गिवन ईयर। ठीक है, तो ऑब्वियसली आप हमेशा ध्यान रखोगे बात किसकी हो रही है, पर्टिकुलर ईयर की हो रही है, और डोमेस्टिक की अगर बात हो रही है तो पर्टिकुलर ज्योग्राफी बाउंड्री जो है एक कंट्री की, उसमें कितना जो वैल्यू है ऑफ द गुड्स वो प्रोड्यूस हो रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, देन आगे चलते हैं, मेजर कैसे किया जाता है, जीडीपी, जो कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, तो बेसिकली जीडीपी का मीनिंग क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। देन उसके बाद एग्जांपल, ये एग्जांपल हो गया। उसके बाद नेक्स्ट प्रोडक्ट पे चलते हैं, दैट इज नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, जिसको बोला जाता है जीएनपी। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या है, वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय रेसिडेंट्स। ठीक है, यहां पे ध्यान देने वाली टर्म क्या है, रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री, जो लोग के वहां के क्या है, रेसिडेंट इंडिविजुअल्स हैं। उनकी बात हो रही है, रिगार्डलेस ऑफ वेयर दे प्रोड्यूस। ठीक है, तो वो कहां पर प्रोड्यूस कर रहे हैं इससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब यहां पे एक टर्म है जो हम टैक्स लॉ में पढ़ते हैं कि अगर कोई पर्सन रेसिडेंट है, बेशक वो अर्निंग बाहर से कर रहा है, पर रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, तो उसका टैक्स लायबिलिटी कहां बनती है, इंडिया में बनती है। ठीक है, तो सिमिलरली यहां पे क्या है कि रेसिडेंट ऑफ द कंट्री प्रोड्यूस कर रहे हैं उस चीज को, बेशक वो इंडिया में कर रहे हो या कहीं और कर रहे हो, पर उसको माना जाएगा जीएनपी ऑफ दैट कंट्री। ठीक है, तो जीएनपी क्या है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, एग्जांपल देखें, इफ अ इंडियन कंपनी अर्न्स प्रॉफिट फ्रॉम अ फैक्ट्री इन द यूएस, इट इज अ पार्ट ऑफ इंडियन जीएनपी, नॉट जीडीपी। ठीक है, तो जीडीपी का पार्ट नहीं है, बिकॉज वो डोमेस्टिक बाउंड्रीज में प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज में प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, बल्कि वो कहां पे है, वो किसी इंडियन द्वारा प्रोड्यूस किया जा रहा है इन सम अदर बाउंड्रीज। ठीक है, देन उसके बाद डिफरेंस अगर देखा जाए तो क्या है, डिफरेंस भी तो नाम से क्लियर हो रहा है, दैट इज प्रोडक्शन विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी, जीडीपी। ठीक है, अगर डोमेस्टिक टेरिटरी में प्रोडक्शन की बात हो रही है तो दैट इज जीडीपी, और अगर जो है नेशनल्स की प्रोडक्शन की बात हो रही है कि एक सिटीजन या एक रेसिडेंट ऑफ इंडिया कितना प्रोड्यूस कर रहा है, तो वो क्या है, प्रोडक्शन बाय द नेशनल, वेयर एवर लोकेटेड। लोकेशन उसकी कहीं भी हो सकती है, पर लोकेशन से फर्क नहीं पड़ता, और प्रोडक्शन से फर्क पड़ता है, रेसिडेंस स्टेटस से फर्क पड़ता है। ठीक है, देन उसके बाद एग्रीगेट कंजम्पशन को अगर देखा जाए तो वो क्या है, तो सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं, एग्रीगेट कंजम्पशन रेफर्स टू द टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बाय हाउसहोल्ड्स एंड इंडिविजुअल्स ऑन गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड। ठीक है, तो टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मतलब जो चीज हम कंज्यूम कर रहे हैं उस पर जो खर्चा हो रहा है, दैट इज द टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बाय द हाउस होल्ड, जो घर में हो रहा है, और द इंडिविजुअल्स हैं वो कर रहे हैं, ऑन गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड। तो एक इकोनॉमी में, एक सिचुएशन पे जो इंडिविजुअल्स और जो हाउस होल्ड्स पे खर्चे हो रहे हैं फॉर द कंजम्पशन, उसको बोला जाता है एग्रीगेट कंजम्पशन। उसके बाद इंपॉर्टेंस देखें तो क्या है, मेजर कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड। तो जो एग्रीगेट कंजम्पशन है वो क्या है, एग्रीगेट डिमांड का एक मेजर कंपोनेंट है। ठीक है, एंड देन डिटरमाइंस ओवरऑल आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। तो बेसिकली जो ओवरऑल आउटपुट है, जो बेसिकली आउटपुट प्रोडक्शन है, उसको और एम्प्लॉयमेंट को ये डिटरमाइन करता है, बिकॉज जितनी कंजम्पशन होगी उतना ज्यादा एम्प्लॉयमेंट होगा, उतना ज्यादा आउटपुट होगा। ठीक है, देन कंजम्पशन फंक्शन को अगर देखा जाए, ये एक फॉर्मूला है, दैट इज सी इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई, वेयर सी इज इक्वल टू कंजम्पशन, ए इज इक्वल टू ऑटोनोमस कंजम्पशन एंड बी इज इक्वल टू मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ठीक है, अब y क्या है, y इज इनकम। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप याद रखोगे फॉर द एग्रीगेट कंजम्पशन। देन उसके बाद एग्जांपल क्या है, इफ अ हाउस होल्ड इनकम इंक्रीजेस बाय ₹100 एंड कंजम्पशन राइजेस बाय ₹30, देन एमपीसी इज इक्वल टू 0.7। तो जो एमपीसी, जो ये वाला टर्म है बी वाला, उसको यहां पर एक्सप्लेन किया गया है कि हाउ टू कैलकुलेट बी। ठीक है, तो क्या है, अगर हाउस होल्ड की इनकम 100 रुपए से बढ़ गई है, मतलब पहले 1000 रुपए थी, अब 1000 कितनी हो गई है, 1100। ठीक है, इतनी हो गई है अब। ठीक है, और कंजम्पशन जो है वो 70 रुपए बढ़ गई है, पहले सपोज दैट 900 रुपीज थी, अब कितनी हो गई है, 970 रुपीज। ठीक है, अब 70 रुपए और बढ़ गई है, तो क्या हुआ, तो इसको अगर हम देखें तो कितना होगा, 70 डिवाइड बाय 100, तो इज इक्वल टू 0.7। तो इस तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा क्या,
MPC, ठीक है। देन उसके बाद आगे चलते हैं एट मैक्रो लेवल। अगर मैक्रो लेवल पे देखा जाए, दिस रिलेशनशिप हेल्प डिटरमाइन द मल्टीप्लायर इफेक्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो जो मल्टीप्लायर इफेक्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट होता है उसको डिटरमाइन करने में ये हेल्प करती है। देन उसके बाद सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को समझते हैं। तो सबसे पहले इसका मीनिंग देखते हैं। The circular flow of income shows how income and expenditure move continuously between household, firms, government and foreign sector in an economy, ठीक है। तो बेसिकली सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या है, ये शो करता है कि इस तरीके से इनकम और एक्सपेंडिचर जो है वो मूव करते हैं इन हाउसहोल्ड, बिटवीन द हाउसहोल्ड, फर्म्स, गवर्नमेंट एंड फॉरेन सेक्टर्स। तो इन लोगों के बीच में किस तरीके से जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर किस तरीके से मूव करते हैं, ठीक है। देन उसके बाद टू सेक्टर मॉडल जो है वो क्या है, पहला हाउस होल्ड है, प्रोवाइड फैक्टर फॉर प्रोडक्शन दैट इज लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। देन फर्म्स जो है वो क्या करती हैं, पे इनकम, इनको इनकम देती हैं, वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। तो बेसिकली जो हाउस होल्ड है उसको इनकम कौन देता है, फर्म्स देते हैं। ऑब्वियसली जो कंपनीज उनको हायर करती हैं वो देती हैं। एंड देन जो फ्लो है, तो रियल फ्लो क्या है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन टू फर्म्स, गुड्स एंड सर्विसेज टू हाउस होल्ड, ठीक है। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का जो फ्लो है वो किसके पास है, फर्म्स के पास है, और गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन किसके पास है, हाउस होल्ड के पास है, ठीक है। देन उसके बाद आगे चलते हैं। मनी फ्लो को अगर देखा जाए तो वेजेस, रेंट एटसेट्रा फ्रॉम फर्म्स टू द हाउस होल्ड। ऑब्वियसली जो पैसा जा रहा है वो फर्म होल्डर्स दे रहे हैं टू द सर्विसेज, टू द लैंड दे एक्वायर, ठीक है। एंड एक्सपेंडिचर फ्रॉम हाउस होल्ड टू द फर्म। तो हाउस होल्ड को जो भी एक्सपेंडिचर चाहिए, जो भी चीजें उनको अपने कंजम्पशन के लिए चाहिए, वो पैसा वो देती हैं फर्म्स को ताकि उनकी कंजम्पशन पूरी हो सके, ठीक है। देन उसके बाद थ्री सेक्टर मॉडल अगर देखा जाए तो क्या है, एड गवर्नमेंट। तो इसमें ये बेसिकली ये टू सेक्टर मॉडल है। तो इसी में अगर गवर्नमेंट को ऐड कर दिया जाए तो क्या होगा, ये थ्री सेक्टर मॉडल बन जाएगा, ठीक है। तो गवर्नमेंट जैसे ही ऐड होगी तो गवर्नमेंट क्या करेगी, टैक्सेस को कलेक्ट करेगी, स्पेंड करेगी, उन टैक्सेस को पब्लिक गुड्स पे प्रोवाइड करेगी, क्या, सब्सिडीज। तो सब्सिडीज देगी, उन जो टैक्सेस कलेक्ट कर रही है उसको गुड्स पे खर्च करेगी, ठीक है। तो ये सब फायदे होंगे अगर थ्री सेक्टर मॉडल को इसमें इंट्रोड्यूस कर दिया जाए तो, ठीक है। फोर सेक्टर मॉडल्स में क्या होगा, गवर्नमेंट के बाद क्या आ जाएगा, फॉरेन सेक्टर्स में इंट्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है। और फॉरेन सेक्टर इंट्रोड्यूस होते ही एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट का फैक्टर इंट्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है। और इससे क्या होगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट इन्फ्लुएंसेस द फ्लो ऑफ इनकम, ठीक है। तो ऑब्वियसली जब एक्सपोर्ट और इंपोर्ट बढ़ जाएगा तो बैलेंस ऑफ पेमेंट हो जाएगी, और बैलेंस ऑफ पेमेंट से क्या होगा, फ्लो ऑफ इनकम जो है इन्फ्लुएंस होगा, ठीक है। देन उसके बाद लीकेज एंड इंजेक्शंस को अगर देखा जाए तो लीकेज का मतलब क्या है, सेविंग्स, टैक्सेस, इंपोर्ट्स, ठीक है। तो रिड्यूस सर्कुलर फ्लो। ऑब्वियसली जब पैसे को आप रोकोगे, अपने पास रखोगे, ठीक है, टैक्सेस भरोगे और इंपोर्ट्स करोगे तो ऑब्वियसली क्या होगा, जो सर्कुलर फ्लो है वो रिड्यूस हो जाएगा। इंजेक्शंस को अगर देखा जाए, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट स्पेंडिंग, एक्सपोर्ट्स, ये क्या है, ये सर्कुलर फ्लो को ऐड करता है, मतलब पैसा रोटेट होता है। एंड देन इक्विलिब्रियम को देखा जाए तो लीकेज इज इक्वल टू इंजेक्शन। तो जब लीकेज और इंजेक्शंस एक साथ बराबर हो जाए, इक्वल अमाउंट में होने लगे, तो वो क्या है, वो सिचुएशन ऑफ इक्विलिब्रियम है, ठीक है। देन आगे चलते हैं, एग्जांपल, ठीक है। तो वर्कर्स अर्न सैलरीज फ्रॉम फर्म्स, ठीक है। नेक्स्ट दे स्पेंड इनकम ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, ऑब्वियसली देन दिस एक्सपेंडिचर बिकम्स रेवेन्यू फॉर फर्म्स, ऑब्वियसली फर्म्स पे वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट, बैक साइकिल रिपीट्स, ठीक है। तो एक वर्कर है, उसने क्या करा, सैलरी अर्न करी, कहां से, फर्म से अर्न करी। देन उन्होंने उस सैलरी को खर्च किया किस पे, गुड्स एंड सर्विसेज पे खर्च किया, ठीक है। गुड्स एंड सर्विसेज कहां से आया, ये आया कहां से, फर्म से आया ऑब्वियसली। और जैसे ही इनको इनकी गुड्स एंड सर्विसेज के लिए पेमेंट मिला, वैसे ही जो है रेवेन्यू फॉर द फर्म बना, और फिर से इसने इस रेवेन्यू से उन वर्कर्स को सैलरी दी, रेंट दिया और ये सारी चीजें दी, ठीक है। देन फाइनली द कंक्लूजन ऑफ दिस टॉपिक, यहां पर ये कंक्लूजन खत्म हो जाता है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज ऑल्टरनेटिव मेजर्स ऑफ नेशनल आउटपुट, ठीक है। तो अब ये देखना है कि व्हाट आर द ऑल्टरनेटिव मेजर्स ऑफ नेशनल आउटपुट। तो नेशनल आउटपुट को बढ़ाने के ऑल्टरनेटिव मेजर्स क्या हो सकते हैं। नेशनल आउटपुट और नेशनल इनकम इज द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय एन इकोनॉमी इन गिवन पीरियड, ठीक है। तो बेसिकली नेशनल इनकम या नेशनल आउटपुट जिसको बोला जाता है वो क्या है, वो एग्रीगेट वैल्यू मतलब टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही है बाय द इकोनॉमी इन द गिवन पीरियड। तो एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में उस इकोनॉमी ने, सपोज दैट इंडिया ने कितना वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करा, तो दैट इज द नेशनल इनकम, ठीक है। देन उसके बाद ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट आ जाता है, जिसको हम अभी पढ़ चुके हैं, दैट मींस द प्रोडक्शन विद इन अ पर्टिकुलर जियोग्राफिकल टेरिटरी, ठीक है। तो क्या है, टोटल मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ कंट्री इन अ गिवन पीरियड, यूजुअली अ ईयर, ठीक है। तो एक साल में जितना
टोटल मनी, ठीक है, जितना भी पैसा प्रोड्यूस हो रहा है कहां से, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज से, एक पर्टिकुलर ज्योग्राफी में, एक पर्टिकुलर टेरिटरी में, उसको बोला जाता है जीडीपी, ठीक है। उसके फीचर्स अगर देखे जाए तो क्या है, इंक्लूड्स प्रोडक्शन बाय रेसिडेंट्स एंड नॉन रेसिडेंट्स विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी। तो जो रेसिडेंट्स और नॉन रेसिडेंट्स हैं दोनों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पर्टिकुलर टेरिटरी की बात हो रही है कि इस टेरिटरी में रेसिडेंट्स नॉन रेसिडेंट्स दोनों ही आते हैं, ठीक है। अब अगर ग्रॉस नेशनल प्रोडक्शन की बात करें जीएनपी की, तो उसमें क्या है, एक रेसिडेंट्स है जो यहाँ पर रहता है इस कंट्री में, पर अर्निंग इस कंट्री से करता है, तो भी वो इसमें माना जाएगा कि दैट इज द प्रोडक्शन ऑफ दिस नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें सिर्फ और सिर्फ रेसिडेंट्स और नॉन रेसिडेंट्स, मतलब यहां पर जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है इस कंट्री में, इस ज्योग्राफी में, वो सारा किसमें आएगा, जीडीपी में आएगा, ठीक है। देन उसके बाद एक्सक्लूड क्या करता है, ट्रांसफर पेमेंट्स, जो ट्रांसफर पेमेंट्स है, पेंशन डोनेशन, बिकॉज दे डू नॉट कॉरेस्पॉन्ड टू एक्चुअल प्रोडक्शन। तो जो भी पेमेंट्स हैं, जो ट्रांसफर पेमेंट्स हैं, दैट इज पेंशन डोनेशन, ये सब चीजें क्योंकि ये प्रोडक्शन में काउंट नहीं होती, इसलिए उनको एक्सक्लूड कर दिया जाता है। काउंट्स ओनली फाइनल गुड्स, तो जो फाइनल गुड्स हैं, नॉट इंटरमीडिएट गुड्स, ठीक है। तो जो इंटरमीडिएट मतलब अभी तक जो फाइनलिटी वाली स्टेज पर नहीं पहुंचे हैं, उनको काउंट नहीं किया जाता, सिर्फ फाइनल गुड्स को और फाइनल सर्विसेज को काउंट किया जाता है, टू अवॉइड डबल काउंटिंग, ताकि डबल काउंट ना हो जाए वो गुड, कहीं ऐसा ना हो कि आपने उसको इंटरमीडिएट लेवल पे भी काउंट कर लिया और फाइनल लेवल पे भी काउंट कर लिया, तो वो गलत होगा, ठीक है। तो इसलिए जो फाइनल गुड्स होते हैं सिर्फ उनको काउंट किया जाता है, ठीक है। अब इसमें एग्जांपल देखें, कार प्रोड्यूस्ड इन इंडिया बाय टोयोटा, अ जापानीज कंपनी, आर काउंटेड इन इंडियाज जीडीपी, ठीक है। तो ये क्या है, इंडिया का जीडीपी का एग्जांपल है, बिकॉज ये इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। देन उसके बाद ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं, द टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय नेशनल्स, जिनको रेसिडेंट्स कहा जाता है ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड रिगार्डलेस वेयर दे आर प्रोड्यूसिंग, ठीक है। तो बेसिकली प्रोड्यूस कहीं पे भी किया जा रहा हो, पर प्रोडक्शन किसने किया है, पर्टिकुलर देश के रेसिडेंट ने, ठीक है। तो वही है जीएनपी। तो जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज इक्वल टू जीएनपी, दिस इज द फॉर्मूला, ठीक है, ठीक है। अब आप लोगों के मन में सवाल आएगा कि व्हाट इज नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, NFIA। तो NFIA को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला ये दिया हुआ है कि फैक्टर इनकम अर्न्ड बाय रेसिडेंट्स फ्रॉम अब्रॉड माइनस, ये माइनस का सिंबल है, फैक्टर इनकम अर्न्ड बाय नॉन रेसिडेंट्स विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी, ठीक है। तो ये बेसिकली फॉर्मूला है टू कैलकुलेट NFIA, ठीक है। देन उसके बाद एग्जांपल, और एग्जांपल क्लियर है, ठीक है। एग्जांपल क्या है, एन इंडियन इंजीनियर वर्किंग इन यूएस सेंड्स अर्निंग होम काउंटेड इन इंडियाज जीएनपी। तो अगर कोई पर्सन जिसका प्लेसमेंट बाहर हुआ है, ठीक है, वो अर्निंग करके अगर कंट्री में भेज रहा है पैसा, तो दैट विल बी काउंटेड इन इंडियाज जीएनपी, दैट इज ग्रॉस नेशनल प्रोडक्शन, ठीक है। देन उसके बाद नेट नेशनल प्रोडक्ट, अगर इसको देखा जाए तो ये क्या है, एनएनपी। तो इसकी डेफिनेशन अगर देखें तो जीएनपी आफ्टर डिडक्टिंग डेप्रिसिएशन टियर एंड टियर ऑफ कैपिटल गुड्स। तो जीएनपी में से जो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है, उसमें से अगर हम डेप्रिसिएशन की वैल्यू को माइनस कर दें, मतलब जो वियर एंड टियर हो रहा है उस प्रोडक्ट में, वो क्या बन जाएगा, एनएनपी, ठीक है। देन फॉर्मूला अगर देखें तो ऑब्वियसली जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन। देन क्यों इंपॉर्टेंट है, डेप्रिसिएशन मस्ट बी डिडक्टेड बिकॉज कैपिटल स्टॉक लूजेस वैल्यू ओवर टाइम, ठीक है। तो जो कैपिटल वाला स्टॉक है, स्टॉक हमने समझ ही लिया, जो कैपिटल स्टोर में होता है तो वो ऑब्वियसली विद टाइम अपनी वैल्यू को रिड्यूस करता है, कम करता है, ठीक है। देन उसके बाद नेशनल इनकम को देखा जाए तो क्या है, द सम ऑफ इनकम्स अर्न्ड बाय रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री इन फॉर्म ऑफ वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, ठीक है। तो बेसिकली चार टाइप की है, क्या उसकी सैलरी क्या है, रेंट से उसको कितना आ रहा है, इंटरेस्ट कितना मिल रहा है उसको उसकी सेविंग्स पे, एंड प्रॉफिट कितना हो रहा है उसको, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या है, ये नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है। तो अगर किसी देश की नेशनल इनकम को कैलकुलेट करना हो तो उसके जो रेसिडेंट्स हैं उसकी ये सारी चीजों को कैलकुलेट कर लिया जाएगा, तो उसकी नेशनल इनकम निकल आएगी, ठीक है। तो रिलेशनशिप क्या है, नेशनल इनकम इज इक्वल टू एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। और फैक्टर कॉस्ट को निकालने का क्या तरीका है, एनएनपी एट मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडीज, ठीक है। तो ये आप याद रखोगे। देन उसके बाद पर्सनल इनकम को अगर देखा जाए तो पर्सनल इनकम का डेफिनेशन क्या है, अ टोटल इनकम रिसीव्ड बाय इंडिविजुअल्स बिफोर पेमेंट ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। तो जो हम डायरेक्ट टैक्सेस देते हैं, मतलब इनकम टैक्स जो हम देते हैं, उसको देने से पहले जो भी हमारी इनकम है, जो टैक्सेबल अमाउंट होती है, वो होती है हमारी पर्सनल इनकम, ठीक है। ये इसका एग्जांपल दिया हुआ है। उसके बाद आगे चलते हैं, डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम, जिसको बोला जाता है डीपीआई, ठीक है। डेफिनेशन क्या है, अमाउंट ऑफ इनकम लेफ्ट विद इंडिविजुअल्स आफ्टर पेइंग डायरेक्ट टैक्सेस। तो जो हमने टैक्स, इनकम टैक्स पे कर दिया,
जाएगा, उसको पे करने के बाद जो इनकम बची, जिसको हम क्या कर सकते हैं, डिस्पोज कर सकते हैं अपनी मर्जी से, जहां चाहे वहां खर्च कर सकते हैं, तो दैट इज डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम। ठीक है, अब ये समरी टेबल है। ठीक है, तो बेसिकली समरी टेबल आपके क्विक रिवीजन के लिए है फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, तो ये आप देख लोगे एक बार, देन उसके बाद आगे चलते हैं टू नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज रियल वर्सेज नॉमिनल जीएनपी। तो नॉमिनल जीएनपी को अगर देखा जाए तो उसकी डेफिनेशन क्या कहती है, टोटल वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय नेशनल ऑफ अ कंट्री मेजर्ड एट करंट मार्केट प्राइस। इसका मतलब क्या है, जो टोटल वैल्यू है किसकी, फाइनल गुड्स की, जो भी फाइनल गुड्स है उसकी टोटल वैल्यू, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय नेशनल्स, जो नेशनल्स मतलब रेसिडेंट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, ऑफ अ कंट्री, उस कंट्री के, मेजर्ड एट अ करंट मार्केट प्राइस। तो जो करंट मार्केट प्राइस है उस मार्केट प्राइस के हिसाब से जो भी उस कंट्री के नेशनल्स मतलब रेसिडेंट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, क्या, फाइनल गुड्स, याद रखना फाइनल है, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। तो अगर नेचर देखा जाए तो ये इन्फ्लुएंस हो जाती है किससे, बोथ चेंजेस इन आउटपुट एंड चेंजेस इन प्राइस। तो अगर आउटपुट चेंज हुआ या फिर प्राइस में बदलाव आया तो चेंज हो जाएगी क्या, नॉमिनल जीएनपी। ठीक है, देन उसके बाद आगे चलते हैं, ओवर स्टेट्स ग्रोथ इफ प्राइसेस राइज शार्पली। तो ग्रोथ जो है बढ़ जाती है अगर जो प्राइस है, प्रोडक्ट के जो प्राइस है वो शार्पली बढ़ जाए तो वो ग्रोथ भी बढ़ जाती है। ठीक है, तो एग्जांपल देख लोगे, उसके बाद आगे चलते हैं, रियल जीएनपी। रियल जीएनपी क्या है डेफिनेशन, द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय नेशनल्स मेजर्ड एट कांस्टेंट प्राइस। ठीक है, तो बेसिकली जो बेस ईयर प्राइसेस होते हैं उस पे अगर हम कैलकुलेट करें, मतलब पर्टिकुलर टाइम पॉइंट ऑफ टाइम पे नहीं, सपोज दैट 2024 में मेजर होना था। ठीक है, 2024 में जनवरी में, ठीक है, एंड देन फरवरी में, तो ये क्या है, ये पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर हो रहा है। ठीक है, पर अगर पूरे 2024 की बात करें तो वो क्या है, वो पूरा ईयर की बात हो रही है। ठीक है, देन रिफ्लेक्ट्स ओनली एक्चुअल ग्रोथ इन आउटपुट रिमूविंग द इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन को रिमूव करके जो एक्चुअल ग्रोथ हुई है उसके बारे में बात करता है। प्रोवाइड्स अ बेटर मेजर ऑफ इकोनॉमिक परफॉर्मेंस। तो बेसिकली मेजरमेंट जो इंस्ट्रूमेंट है वो बेटर है, बिकॉज जो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस रियल में हो रही है एक्सक्लूडिंग द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, उसको मेजर करने में हेल्प करता है। ठीक है, ठीक है, देन उसके बाद रिलेशनशिप बिटवीन नॉमिनल एंड रियल जीएनपी। अब ये बेसिकली फॉर्मूला है फॉर नॉमिनल एंड रियल जीएनपी। ठीक है, तो इसमें अगर देखें तो रियल जीएनपी इज इक्वल टू नॉमिनल जीएनपी डिवाइडेड बाय प्राइस इंडेक्स इनटू 100। ठीक है, तो ये बेसिकली फॉर्मूला है इन केस अगर आपके यूनिवर्सिटी या कॉलेज में न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हो तो आपको ये फॉर्मूलाज पता होने चाहिए। ठीक है, तो प्राइस इंडेक्स कितना है, यूजुअली मेजर्ड बाय जीडीपी डिफ्लेटर, एंड जीडीपी डिफ्लेटर का फॉर्मूला क्या है, जीडीपी डिफ्लेटर इज इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी डिवाइड बाय रियल जीडीपी इनटू 100। ठीक है, तो बेसिकली ये फॉर्मूला आप याद रख लोगे, अगर आपका थ्योरेटिकल भी होता है तब भी अगर ये फॉर्मूला आप अपने आंसर में मेंशन करोगे तो ऑब्वियसली आपको बेटर मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, देन व्हाई डिस्टिंक्शन मैटर्स, बिकॉज पॉलिसी मेकर्स यूज रियल जीएनपी टू एक्सेस ट्रू ग्रोथ एंड लिविंग स्टैंडर्ड्स। तो जो रियल जीएनपी है उसको फॉलो किया जाता है बाय द पॉलिसी मेकर्स, ताकि वो एक्सेस कर सके किस चीज को, ट्रू ग्रोथ, जो रियल में ग्रोथ हुई है और लिविंग स्टैंडर्ड्स एग्जैक्टली कितने चल रहे हैं उस चीज को। देन नॉमिनल जीएनपी में गिव मिसलीडिंग पिक्चर इन इन्फ्लेशन इज हाई। तो अगर इन्फ्लेशन हाई होगा तो जो नॉमिनल जीएनपी है वो क्या करेगा, वो मिसलीडिंग पिक्चर दे सकता है। ठीक है, देन एग्जांपल देख लेते हैं, ये आपके एग्जांपल्स मेंशन है तो ये आप देख लोगे एक बार, कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। देन उसके बाद द फाइनल कंक्लूजन, एंड दिस इज द कंक्लूजन ऑफ द टॉपिक। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं, यहां पर ये कंक्लूजन हमारा खत्म हो जाता है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव डिमांड। ठीक है, तो इफेक्टिव डिमांड का प्रिंसिपल क्या है, पहला ये जो है ये प्रोपाउंड किसने किया था, केनेशियन स्कूल के जो मेन इकोनॉमिस्ट थे उन्होंने। ठीक है, उसके बाद अकॉर्डिंग टू कीनेस द लेवल ऑफ employment in an economy is not determined by supply of labor but by the effective demand in the economy। ठीक है, तो बेसिकली अकॉर्डिंग टू हिज डेफिनेशन जो लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट है इन एन इकोनॉमी उसको किस तरीके से डिसाइड किया जाता है, उसको इस तरीके से डिसाइड नहीं किया जाता बाय द सप्लाई ऑफ लेबर। सप्लाई ऑफ लेबर से डिसाइड नहीं करते, बल्कि कैसे डिसाइड करते हैं, बाय द इफेक्टिव डिमांड इन द इकोनॉमी। तो इफेक्टिव डिमांड कितनी है उस चीज से डिसाइड किया जाता है, बजाय कि इफेक्टिव सप्लाई ऑफ द लेबर। ठीक है, देन इफेक्टिव डिमांड का फॉर्मूला है द पॉइंट वेयर एग्रीगेट डिमांड इक्वल्स एग्रीगेट सप्लाई। ठीक है, तो ऑब्वियसली जब एडी इज इक्वल टू एएस होगा तो वो होगा क्या, इफेक्टिव डिमांड। ठीक है, देन एट दिस पॉइंट इकोनॉमी अचीव्स इक्विलिब्रियम, ऑब्वियसली बिकॉज दे आर इक्वल, तो इस टाइम पे इक्विलिब्रियम अचीव हो जाता है ऑफ द एम्प्लॉयमेंट। तो एम्प्लॉयमेंट इसमें पीक पे होता है। एंड देन इफ डिमांड इज लो, अंडर एम्प्लॉयमेंट, तो अगर डिमांड जो है वो लो है तो अंडर एम्प्लॉयमेंट है।
इफ डिमांड राइजेस एम्प्लॉयमेंट इंक्रीजेस अंटिल फुल एम्प्लॉयमेंट इज रीच्ड। ठीक है, तो अगर डिमांड लो होगी तो अनएम्प्लॉयमेंट, और डिमांड अगर राइज होगी तो एम्प्लॉयमेंट लेवल बढ़ेगा, और तब तक बढ़ेगा जब तक फुल एम्प्लॉयमेंट अचीव ना हो जाए। ठीक है, अब डिफरेंस बिटवीन डिमांड एंड इफेक्टिव डिमांड क्या है? डिमांड बेसिकली क्या है? डिजायर बैक्ड बाय द एबिलिटी टू पे। ठीक है, तो ऑब्वियसली डिमांड का मतलब तब है जब मेरे पास वो चीज को खरीदने की एबिलिटी है। ठीक है, तो दैट इज द डिमांड। ऐसा नहीं है कि मेरे पास उस चीज को खरीदने की एबिलिटी नहीं है फिर भी मैं उस चीज को सोच रहा हूं, तो वो डिमांड में काउंट नहीं होगा, वो सिर्फ और सिर्फ इमेजिनेशन होगा। ठीक है, देन इफेक्टिव डिमांड क्या है? ये क्या है? एक्चुअल एक्सपेंडिचर दैट मैचेस प्रोड्यूसर्स एक्सपेक्टेशन ऑफ सेल्स। ठीक है, तो जो प्रोड्यूसर्स हैं उनके जो सेल्स की एक्सपेक्टेशन है, जब जो एक्सपेंडिचर है, जो खर्चा है, उसको वो एक्सपेक्टेशन से मैच हो जाएगा। ठीक है, गिविंग देम इंसेंटिव टू हायर लेबर एंड प्रोड्यूस गुड्स। जब उनकी एक्सपेक्टेशन, ऑब्वियसली किसी भी सेल्स पर्सन की एक्सपेक्टेशन इस तरीके से होगी, या किसी भी प्रोड्यूसर की एक्सपेक्टेशन इस तरीके से होगी कि उसका गुड्स जो है वो बिके, प्लस उसके पास इंसेंटिव आए, किस लिए? ताकि वो और लोगों को हायर कर सके और प्रोडक्शन को बढ़ा सके। ठीक है, तो जब ये चीज मैच हो जाएगी एक्चुअल एक्सपेंडिचर से, तब कहा जाएगा कि ये इफेक्टिव डिमांड है। ठीक है, thus only effective demand leads to actual employment and production। तो ऑब्वियसली जब इफेक्टिव डिमांड होगी तभी क्या होगा? एक्चुअल एम्प्लॉयमेंट होगा। ठीक है, देन आगे चलते हैं। अब आ जाओ एग्रीगेट डिमांड पे। तो एग्रीगेट डिमांड की डेफिनेशन देखें, रेफर्स टू द टोटल डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी दैट डिफरेंट लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, तो बेसिकली क्या है? एग्रीगेट डिमांड जो है वो सिंपली क्या है? टोटल डिमांड फॉर गुड्स। तो जो टोटल डिमांड है गुड की और सर्विसेज, या तो गुड्स या फिर सर्विसेज इन एन इकोनॉमी एट डिफरेंट लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो जो डिफरेंट लेवल्स है एम्प्लॉयमेंट के, उस लेवल पे क्या डिमांड है फॉर गुड्स एंड द सर्विसेज। ठीक है, तो दैट इज एग्रीगेट डिमांड। उसके बाद आगे चलते हैं, तो कंपोनेंट्स अगर देखें तो कंजम्पशन को हम रेफर करते हैं सी से। ठीक है, तो स्पेंडिंग बाय द हाउस होल्ड, तो कंजम्पशन ऑब्वियसली वही है जो कि हाउस होल्ड अपने ऊपर स्पेंड कर रहा है। इन्वेस्टमेंट ऑब्वियसली स्पेंडिंग बाय द बिजनेस ऑन कैपिटल गुड्स। ठीक है, तो जो कैपिटल गुड्स है उस पे खर्चा करना, उसको बोला जाता है इन्वेस्टमेंट। ठीक है, एंड देन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। ठीक है, जिसको जी से रेफर करा जाता है स्पेंडिंग ऑन पब्लिक गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, तो जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स है, जो गवर्नमेंट खर्च करती है किस पे? पब्लिक गुड्स एंड सर्विसेज पे, उसको बोला जाता है। एंड नेट एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट, जिसको बोला जाता है एक्स माइनस एम। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला अगर देखें, एग्रीगेट डिमांड जो होगी वो कितनी होगी? सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला है। देन उसके बाद शेप ऑफ एडी कर्व अगर देखा जाए, एडी मतलब एग्रीगेट डिमांड जो है इंक्रीजेस विद इनकम बट नॉट एट द सेम रेट। तो इंक्रीज होगी विद इनकम, बट उस रेट पे नहीं जिस रेट पे इनकम इंक्रीज हो रही है, उस रेट पे इंक्रीज नहीं होगी। ठीक है, ड्यू टू लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम द एडी कर्व स्लोप्स अपवर्ड बट फ्लैटन्स ग्रेजुअली। धीरे धीरे अपवर्ड होगा पर धीरे धीरे फ्लैट हो जाएगा। ठीक है, देन उसके बाद एग्रीगेट सप्लाई को अगर देखा जाए तो डेफिनेशन सबसे पहले देखते हैं। एग्रीगेट सप्लाई क्या है? टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट प्रोड्यूसर्स आर विलिंग टू सप्लाई। ऑब्वियसली वहां पे डिमांड है और यहाँ पे सप्लाई है एट डिफरेंट लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन एन इकोनॉमी। बाकी चीजें तो सेम ही है। ठीक है, देन उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, तो कंपोनेंट अगर देखा जाए तो एग्रीगेट सप्लाई में पहला सी कंजम्पशन है, दैट इज कंजम्पशन पार्ट ऑफ इनकम स्पेंड ऑन कंजम्पशन ऑब्वियसली। ठीक है, एंड देन एस क्या है? सेविंग्स है, पार्ट ऑफ इनकम नॉट स्पेंड ऑन कंजम्पशन, मतलब जो हमने बचा के अपने पास सेव कर लिया। ठीक है, तो अगर फॉर्मूला देखें तो एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू सी प्लस एस। ठीक है, देन शेप ऑफ एस कर्व अगर देखें, एग्रीगेट सप्लाई का जो कर्व है वो कैसा होगा? इंक्रीजेस स्लोली बिकॉज अनयूज्ड रिसोर्सेज। तो जो अनयूज्ड रिसोर्सेज बचे हुए हैं उसकी वजह से पहले इंक्रीज होगा, देन बाद में क्या होगा? जब फुल एम्प्लॉयमेंट पे पहुंच जाएगा तो एस कर्व जो होगा वो क्या हो जाएगा? वर्टिकल हो जाएगा। नो फर्दर इंक्रीज पॉसिबल बिकॉज ओनली इन्फ्लेशन अराइजेस। ठीक है, ठीक है, तो महंगाई बढ़ जाएगी तो जिसकी वजह से क्या होगा? वर्टिकल कर्व हो जाएगा, तो वो इंक्रीज होना बंद हो जाएगा। देन इक्विलिब्रियम ऑफ द एम्प्लॉयमेंट, इसको देखा जाए, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन एडी एंड एएस कर्व डिटरमाइंस द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो एडी और एएस कर्व का जो एएस एंड एडी, ये कर्व का जो ये पॉइंट है, इसको बोला जाता है इक्विलिब्रियम पॉइंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, इसके इंटरप्रिटेशन को समझ लेते हैं। अगर एडी जो है वो लेस देन एएस होगा तो क्या होगा? डेफिसिट डिमांड होगी और अनएम्प्लॉयमेंट होगा। ठीक है, तो आप याद रखोगे कि अगर एडी लेस देन एएस है, मतलब एग्रीगेट डिमांड जो है एग्रीगेट सप्लाई से कम है, तो एम्प्लॉयमेंट ज्यादा होगी। ठीक है, देन एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से ज्यादा है, एक्सेस डिमांड है, इन्फ्लेशन प्रेशर होगा। ठीक है, देन एडी और एएस अगर बराबर हैं तो इकोनॉमी रीचेज इक्विलिब्रियम एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो जब एडी और एएस बराबर होंगे तो इक्विलिब्रियम एम्प्लॉयमेंट हो जाएगा। देन
कीनेस का एक्सप्लेनेशन अगर देखा जाए तो क्लासिकल इकोनॉमिक्स आर्ग्यूड दैट अनएम्प्लॉयमेंट इज वॉलेंटरी ड्यू टू रिजिड वेजेस। ठीक है, तो क्लासिकल स्कूल ये कहता है कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो एक पर्सन की इच्छा है बिकॉज ऑफ हिज रिजिडिटी टुवर्ड्स वेजेस। ठीक है, जो कीनेस है उन्होंने बोला शोड दैट अनएम्प्लॉयमेंट कैन बी इनवॉलेंटरी कॉज्ड बाय लैक ऑफ इफेक्टिव डिमांड। ठीक है, तो इन्होंने बोला कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो कभी कभार इनवॉलेंटरी भी हो सकता है जब वो लैक ऑफ डिमांड की वजह से हुआ हो कि जहां पर भाई वैकेंसी ही नहीं है। ठीक है, देन इफ एडी इज नॉट इनफ टू एब्जॉर्ब अवेलेबल लेबर एंड रिसोर्सेज द इकोनॉमी कैन सेटल एट अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो जब एडी जो है मतलब एग्रीगेट डिमांड जो है वो इनफ नहीं होगा टू एब्जॉर्ब अवेलेबल लेबर, तो जो अवेलेबल लेबर और रिसोर्सेज को एब्जॉर्ब करने के लिए जब एग्रीगेट डिमांड इनफ नहीं होगा तो इकोनॉमी क्या होगी, सेटल करेगी एट अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, तो अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पे सेटल करेगी। ठीक है, डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन अगर देखा जाए तो एक्स एक्सिस पे बनाएंगे एम्प्लॉयमेंट लेवल, वाई एक्सिस पे बनाएंगे एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। ठीक है, एएस कर्व जो बनेगा अपवर्ड स्लोपिंग देन वर्टिकल आफ्टर फुल एम्प्लॉयमेंट, एडी कर्व बनेगा अपवर्ड स्लोपिंग एंड फ्लैटन्स ग्रेजुअली, देन इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या होगा, ई होगा जो कि एडी कर्व और एएस कर्व को इंटरसेक्शन को रेफर करेगा। ठीक है, देन उसके बाद इंप्लीकेशंस ऑफ प्रिंसिपल क्या है इंप्लीकेशंस, पहला एम्प्लॉयमेंट डिपेंड्स ऑन डिमांड नॉट सप्लाई। ठीक है, तो एम्प्लॉयमेंट जो है वो डिमांड पे डिपेंड करती है ना कि सप्लाई पे। देन गवर्नमेंट का रोल क्या है, सिंस प्राइवेट डिमांड मे बी इनसफिशिएंट गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर फिजिकल पॉलिसी क्रूशियल टू बूस्ट इफेक्टिव डिमांड। ठीक है, तो प्राइवेट डिमांड कभी कभार इनसफिशिएंट हो सकती है, तो गवर्नमेंट की जो डिमांड है मतलब फिजिकल पॉलिसी जो है गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर मतलब जब गवर्नमेंट पैसा खर्च करके डिमांड क्रिएट करती है तो वो क्रूशियल हो सकता है किसी भी इफेक्टिव डिमांड को बूस्ट करने के लिए। ठीक है, देन पॉसिबिलिटी ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम अनलाइक क्लासिकल थ्योरी कीनेस शोड दैट इकोनॉमीज मे रिमेन स्टक विद अनएम्प्लॉयमेंट इफ डिमांड इज लो। ठीक है, तो ऑब्वियसली जब एडी लो होगा तो एम्प्लॉयमेंट स्टक हो जाएगी, रुक जाएगी, अंडर एम्प्लॉयमेंट हो जाएगा। ठीक है, देन उसके बाद पॉलिसी प्रिस्क्रिप्शन क्या है, यूज पब्लिक इन्वेस्टमेंट डेफिसिट फाइनेंसिंग एंड मॉनेटरी पॉलिसीज टू इंक्रीज एग्रीगेट डिमांड। ठीक है, तो ये पॉलिसी प्रिस्क्रिप्शन है। देन उसके बाद क्रिटिसिज्म को देखा जाए तो क्या है, निगलेक्ट ऑफ सप्लाई फैक्टर्स, तो सबसे पहले सप्लाई फैक्टर को निगलेक्ट करा जाए। ठीक है, ओवर एम्फेसिस ऑन डिमांड इग्नोर्स टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस प्रोडक्टिविटी एटसेट्रा। ठीक है, तो इनका ये कहना है, जो क्रिटिक्स है उनका ये कहना है कि जो ओवर एम्फेसिस ऑन डिमांड है, सिर्फ एडी की हम बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, ओवर एम्फेसिस ऑन डिमांड है जिसकी वजह से टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को इग्नोर किया जा रहा है। ठीक है, देन शॉर्ट रन एनालिसिस है बिकॉज जो कीनेशियन स्कूल है वो शॉर्ट रन की बात करता है एंड इन्फ्लेशन रिस्क है, एक्सेसिव फैक्टर्स ऑन बूस्टिंग डिमांड में राइज इन्फ्लेशन, तो इन्फ्लेशन जो है हो सकती है अगर बूस्टिंग डिमांड पे ही ध्यान रहा तो। ठीक है, देन क्लोज इकोनॉमी कीनेस इग्नोर्ड इंटरनेशनल ट्रेड इन हिज ओरिजिनल मॉडल, तो जो कीनेस मॉडल है मतलब जो केनेशियन स्कूल है उसमें जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो इग्नोर्ड है। ठीक है, एंड देन केस लॉज एंड एप्लीकेशन इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट क्या है ये देख लेंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली एग्जांपल्स हैं ऑफ इंडियन स्ट्रक्चर एंड देन फाइनली द कंक्लूजन ऑफ दिस टॉपिक, यहाँ पर ये कंक्लूजन खत्म हो जाता है। ठीक है, इसी के साथ हमारा ये टॉपिक भी ओवर हो गया और फाइनली हमारी यूनिट नंबर 1 ऑफ इकोनॉमिक्स खत्म हो चुकी ऑफ द सेमेस्टर 3। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड फॉर फर्दर अपडेट्स। मिलते हैं किसी और वीडियो में।